We are live. नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, ग्रीटिंग्स। मैं आमना सिंह पोएटिक आत्मा के माध्यम से आप सभी का अभिनंदन करती हूँ। हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में आज हम मिल रहे हैं और हमारे साथ जुड़े हैं बहुत ही दिग्गज लोग जिनके बारे में थोड़ा बहुत बताना चाहूंगी सेशन से पहले। सबसे पहले डॉक्टर रहमान मुसव्विर जी, जो हिंदी जामिया मिलिया इस्लामिया में एसोसिएट प्रोफेसर हैं। नमस्कार सर। सभी मित्रों को, देखने वालों को, सभी साथियों को नमस्कार, आदाब। हमारे साथ जुड़े हैं डॉक्टर विनोद कुमार जी, जो एसोसिएट प्रोफेसर हैं, एचओडी हैं हिंदी विभाग एलपीयू जालंधर से। नमस्कार विनोद कुमार जी, बहुत बहुत नमस्कार स्वागत है जी, आपका। सभी को बहुत बहुत नमस्कार। हमारे साथ जुड़े हैं सुशील हसरत नरेलवी जी। नमस्कार सुशील हसरत नरेलवी जी, जो एक विद्या प्रमुख हैं संस्कार भारती चंडीगढ़ के साथ। नमस्कार। हमारे साथ जुड़े हैं प्रशांत रमन जी रवि, जो एसोसिएट प्रोफेसर हैं गवर्नमेंट पीजी कॉलेज चंबा से। नमस्कार प्रशांत। नमस्कार सभी को नमस्कार। और मेरे साथ जो अध्यक्षा हैं, जो मॉडरेशन करने वाली हैं, उनका नाम है पूजा दहिया धनकर जी, जो एक समाज सेविका हैं, वक्ता हैं और लेखिका भी हैं। नमस्कार पूजा। नमस्कार सबको नमस्कार। तो जैसे हम सब जानते हैं कि हम हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में आज इकट्ठा हुए हैं और चर्चा करने वाले हैं थोड़ी बहुत साहित्य संस्कृति को लेकर। राष्ट्रभाषा हिंदी भाषा, तो उसी को आगे बढ़ाते हैं। और पूजा, आप शुरू करिए। धन्यवाद आमना, बेहतरीन शुरुआत। ध्यान से सुनना राज ये गहरा, मैं धीरे से खोल रही हूँ। कानों से नहीं दिल से सुनना, मैं हिंदी में बोल रही हूँ। जी हाँ, हिंदी दिल की भाषा। आज इस हिंदी दिवस के उपलक्ष्य पर सबसे पहले एक बार फिर से सारे अतिथियों को नमन, हम दोनों की तरफ से और पोएटिक आत्मा की ओर से, जिसकी वजह से हम सारे आज इधर मौजूद हैं। इसके अलावा हम सारे जितने हमारे दर्शक हैं और सारे हिंदुस्तानियों को हिंदी दिवस की ढेरों शुभकामनाएं। आज हिंदी के बढ़ते गौरव को देखकर बहुत खुशी महसूस होती है, क्योंकि हमें लगता है हिंदी अपने आप में ही एक समृद्ध भाषा है। तो आज अपने दिग्गज अतिथियों की मौजूदगी में शुरू करते हैं अपने कुछ सवाल अपने दर्शकों के लिए। मैं निवेदन करूंगी कि हमें हिंदी भाषा के उद्भव पर हमारे जितने भी दिग्गज हैं वो कुछ रोशनी डालें। शुरू करते हैं डॉक्टर विनोद कुमार जी से। डॉक्टर विनोद कुमार जी, आपका माइक ऑफ है। जी अभिनंदन करता हूं जी सभी का एक बार पुनः इस हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में जो आपने ये कार्यक्रम निश्चित किया है। बहुत ही पवित्र, बहुत ही सार्थक वक्तव्य आजकल चल रहे हैं, जिसमें हम संवर्धन करने के लिए इस यज्ञ में आहुति के लिए इकट्ठा हुए हैं। विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र श्री राम और कृष्ण, गौतम महावीर, स्वामी विवेकानंद, दयानंद सरस्वती, नानक और कबीर की चरण धूलि से पावन इस भूमि को नमन करते हैं। राष्ट्रभक्त अमर शहीद वीर सपूतों को, वीरांगनाओं के बलिदान से रंगी इस मिट्टी को छू करके प्रणाम करता हूं। राष्ट्रभाषा के संरक्षण और संवर्धन में संलग्न हिंदी सेवी जनों को शत शत नमन करता हूं। मेरे बहुत ही प्यारे हिंदी के प्रेमियों, शुरुआत करें राष्ट्र की स्वतंत्रता, राष्ट्र की स्वायत्तता और राष्ट्रीय स्वाभिमान के 3 प्रतीक होते हैं। किसी भी देश के लिए, किसी भी राष्ट्र के लिए 3 प्रतीक होते हैं: राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रगान और राष्ट्रभाषा।
अब इन तीन प्रतीकों के प्रति हमारे मन में क्या श्रद्धा है, यह मात्रा कितनी है, और यदि श्रद्धा रखते हैं तब हमारे अंदर हमारे देश के प्रति भावना है, इस बात का संकेत किया जा सकता है। जहां तक बात है राष्ट्र की ध्वज की, तो निसंकोच ये कहा जा सकता है कि प्रत्येक भारतीय के हृदय में राष्ट्रीय ध्वज अपने तिरंगे को लेकर के कोई आशंका नहीं है। जैसे ही तिरंगे को लहराता हुआ देखते हैं तो मन में उमंग, स्वतंत्रता की भावना और सम्मान की भावना जागती है। जी जी, बिल्कुल ठीक। जी दूसरा जो प्रतीक है हमारा राष्ट्रगान है। यहाँ कोई समस्या नहीं है, यहाँ पर कोई संकोच नहीं है, कोई किंतु परंतु नहीं है कि जैसे ही जन गण मन शब्द कानों में पड़ता है तो हमारा दिल, हमारा दिमाग, हमारा शरीर, हमारी आत्मा कंपन करने लगती है। और ये कंपन, ये रोए जो है हमारे जो उठने लगते हैं, ये प्रतीक है इस बात का कि हमें हमारे राष्ट्रगान से कितना प्यार है। जब हम अखंड भारत की बात करते हैं, भारत के जन जन की बात करते हैं, तो आप कहीं भी हो, कैसे भी स्थिति में हो, आपका ध्यान राष्ट्रगान की तरफ जाता है। और यदि विपदा की कोई स्थिति ना हो, आपदा की कोई स्थिति ना हो, तब जो है अपने आप हम खड़े होकर के अभिवादन करने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन जब बात राष्ट्रभाषा की होती है, तब जाने क्यों हम जो है 100% दे नहीं पाते हैं जो हमें देना चाहिए। लेकिन इस बात का ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि हिंदी वो सेतु है जो संपूर्ण भारतवर्ष को और समस्त विश्व को, हिंदी भाषियों को एक सूत्र में बांधती है। ये बात जो है सोचने वाली, समझने वाली है। लेकिन आज देश की स्वतंत्रता को 70 से भी अधिक साल हो गए हैं। तब ऐसा क्यों है कि हम जो है इसी मुद्दे पर संघर्षरत हैं? तो मैंने एक सवाल पूछा, 7 दशक आजादी के और 7 सवाल आबादी के। जनता के 7 सवाल हैं। सरकार को, सत्ता को, देश के ठेकेदारों को। कौन से 7 सवाल हैं? बड़े ध्यान से सुनने की बात है कि सभ्यता और संस्कृति। क्या हम अपनी सभ्यता और अपनी संस्कृति को भुला बैठे हैं, या कि स्मरण है हमें, या उसके प्रति मान की, सम्मान की भावना है, या फिर नहीं है? दूसरा सवाल, संविधान और सरकार। संविधान हमें हिंदी के बारे में, हमारी हिंदी भाषा के बारे में क्या कहता है, क्या निर्देश कर रहा है? और बनाम सरकार, सत्तारूढ़ सरकार जब जब भी कोई हुई है तो उसने क्या सभ्यता को, संस्कृति को और संविधान में लिखे गए हिंदी भाषा के प्रति वो निर्देशों का पालन किया है? तीसरा सवाल कानून का है। क्या कानून, क्या धाराएं, क्या एक्ट, क्या छेद, अनुच्छेद दिए गए हैं, क्या उनको कार्यान्वित किया गया है? ये तीसरा सवाल कानून और कार्यान्वयन का है। उसके पश्चात आता है प्रश्न नीति और नियत। क्या कौन कौन सी नीतियां बनाई गई हैं, और यदि नीतियां बनाई गई हैं तो क्या उनको सही नियत से लागू किया गया है? प्रश्न ये नहीं है कि दक्षिण भारत के लोग या अहिंदी प्रदेशों के लोग हिंदी को लागू नहीं करना चाहते। बात यहाँ पर हिंदी को समझने वाले, हिंदी प्रदेश के एक क्षेत्र में आने वाले, जो क है हिंदी का, बिल्कुल हिंदी प्रदेश जो केंद्रीय कहा जाता है, क्या उनमें बैठे हुए हम जो है हिंदी के
पैरोकार कहे जाते हैं, क्या उन्होंने सही नीयत से सरकारों ने और जन ने वो भागीदारी की है जो करनी चाहिए थी? पांचवा सवाल ये है कि क्या हम अपनी राष्ट्रभाषा को लिखते हुए बोलते हुए संकोच का तो अनुभव नहीं कर रहे या फिर सम्मान दे पा रहे हैं? कभी भी ये पूछा जाता है कि आप किस विषय के अध्यापक हो, तो हिंदी कहने में संकोच होता है। हम कहें कि हम तो लैंग्वेज के टीचर हैं जी, हम लैंग्वेज एंड लिटरेचर के टीचर हैं जी, क्या ऐसा मन में आता है? और यदि ऐसा आ रहा है तो आप सम्मान नहीं दे पा रहे हो, आप संकोच कर रहे हो। छठा प्रश्न है, हिंदी की दशा क्या है और हिंदी की दिशा क्या है? हमें हिंदी को किस दिशा में लेकर जाना है? समाहारिता, सामरिकता, ये जो संग्रह करने की भावना है कि सभी बोलियों को, सभी भाषाओं के शब्दों को जितना अधिक ग्रहण करेंगे, सहज रूप से बोलेंगे, वही बात है, तो उतना ही अच्छा है। बनावटीपन नहीं चाहिए, दिखावटीपन नहीं चाहिए। यदि ऐसा होगा तो दशा भी सही हो जाएगी और दिशा भी सही हो जाएगी। लेकिन इसके लिए दूसरे के ऊपर दोषारोपण करने से पहले हम प्रश्न सत्ता से भी करेंगे, सरकार से भी करेंगे, लेकिन खुद से भी करें, क्या हिंदी की इस दशा के लिए जिम्मेदार हम हैं और क्या सही दिशा में उसको हम लेके जा रहे हैं? और अंतिम प्रश्न जो है, हिंदी को लेकर के कोई आशा है या हिंदी को लेकर के, उसके भविष्य को लेकर के कोई निराशा का वातावरण बन गया है? ये कुछ प्रश्न हैं जो कि हमें खुद को देखने चाहिए, खुद को समझने चाहिए। संविधान में सरकार ने जब भी प्रारूप तैयार हुआ हमारा, तब से हिंदी के बारे में बहुत सारे अनुच्छेद बनाए। 14 सितंबर सन 1949 को राजभाषा संबंधी संवैधानिक धाराएं जो 343 से लेकर 352 तक हैं, अनुच्छेद 343 में संघ की राजभाषा के रूप में हिंदी और उसकी लिपि देवनागरी होगी ऐसा कहा गया और अंग्रेजी का प्रयोग शासकीय प्रयोजनों के लिए किया जाएगा। लेकिन साथ ही साथ ये प्रयास रहे हमारा कि आने वाले 15 वर्षों में हिंदी उतनी विकसित हो जाए कि वो सारा काम काज हिंदी में करने योग्य बन जाए। अब देखिए, यहाँ पर मुझे एक जो बात समझ आ रही है, मैं जरूर आपके साथ साझा करना चाहता हूं, वो ये है कि हिंदी के पूरे भारत को हिंदी के आधार पर कुछ भागों में बांटा गया था। एक हिंदी प्रदेश है और एक जो है दूसरे बी प्रदेश में आने वाले हैं, जिनमें हिंदी सेकंड जो है, हिंदी प्रदेश है लेकिन हिंदी को समझने और बोलने वाले हैं। और कुछ प्रदेश ऐसे भी रखे गए हैं जो हिंदी में बिल्कुल ही दूर थे, जो बिल्कुल हिंदी प्रदेश थे, बिल्कुल जो है कोने से लगे हुए हैं या साउथ के कुछ क्षेत्र हैं। संविधान में ये बात कही गई थी कि हिंदी प्रदेश में अंग्रेजी भाषा पहले 15 साल तक लागू रहेगी। और ये आरोप लगाया जाता है, देखिए, हिंदी प्रदेश वालों की तरफ से हिंदी प्रदेश वालों पर, कि 15 साल नहीं बल्कि 12 साल के बाद ही ये तय कर लिया गया कि हिंदी को राजभाषा, राष्ट्रभाषा नहीं बना पाएंगे, क्योंकि मतगणना ये कह रही है कि अंग्रेजी को भी लागू करना। और ये दोषारोपण हिंदी प्रदेशों पर लग गया। लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूं, क्या संविधान को उठा करके दोबारा देखा है? ये कहा गया था कि हिंदी प्रदेशों में हिंदी के साथ अंग्रेजी 15 सालों तक लागू रहेगी, उसके पश्चात धीरे धीरे राष्ट्रभाषा को जो है दर्जा मिले और अंग्रेजी वहां से छोड़ दी जाए। और जो अहिंदी प्रदेश हैं, जिनका संबंध हिंदी से है, हिंदी के आसपास के जो प्रदेश हैं, उनमें 25 सालों तक अंग्रेजी का प्रयोग होता रहेगा सरकारी कामकाज में और हिंदी धीरे धीरे उसमें लागू की जाएगी। 25 सालों के बाद वो स्थिति आनी थी जो कि हिंदी को लागू किया जाएगा। और जो बिल्कुल हिंदी नहीं जानते, साउथ के और पूर्व के जो क्षेत्र हैं कुछ, उनके लिए 40 वर्ष की सीमा निश्चित की गई थी। अब देखिए,
जब हिंदी प्रदेशों पर हम दोषारोपण करते हैं कि उन्होंने जो है संविधान की उस धारा को बनने नहीं दिया कि हिंदी राष्ट्रभाषा बन जाए, तो ये एकांगी निर्णय है हमारा, क्योंकि 15 साल से पहले ही हिंदी प्रदेश वाले सज्जनों ने उसको ये कहकर किनारा कर लिया कि अभी अंग्रेजी को नहीं हटाया जा सकता, अभी हिंदी को नहीं लगाया जा सकता। तब हम कैसे दूसरे प्रदेशों के ऊपर जो हिंदी जानते समझते नहीं है उनके ऊपर दोषारोपण। तो ये जो पहले कि आपने हिंदी लागू नहीं होने दी, दक्षिण वाले अभी भी जो है उसके विरोध में खड़े हैं। उससे पहले हमें ये देखना है कि हम हिंदी प्रदेश वालों ने जो हम कहते हैं दृढ़ता से कि हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा, हमारी मातृभाषा और हमारी प्रथम भाषा है, हमने उसके बारे में क्या किया है। शुक्रिया डॉक्टर विनोद कुमार जी। मैं यहीं से इनफैक्ट एक धागा लेकर आगे बढ़ना चाहूंगी और वो बहुत सिंपल सा है। देखिए, जो युवा लोग हमारे साथ जुड़े हैं और जो इस फैमिली के थ्रू हमें सुन रहे हैं, वेरियस हैंडल्स के थ्रू हमसे जुड़े हुए हैं, आपने धाराओं की बात की, आपने नीतियों की बात की, आपने संविधान की बात की, तो आपने बेसिकली संग्रहित तो कर ही दिया जो हमारा आज का सेशन एक्चुअली कवर करने वाला है। आपने काफी हद तक उसे कंपाइल ही कर दिया हमारे लिए। बट जो सवाल है वो ये है, तकनीकी बातों पर बाद में जाते हैं कि किस तरह से क्या क्या हुआ, लेकिन पहले आई थिंक बहुत जरूरी है कि इस पर बात की जाए। एंड मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब सहमति रखेंगे मुझसे, डॉक्टर रहमान मुसव्विर साहब, सुशील हसरत साहब, प्रशांत रामन जी, डॉक्टर कुमार आप भी, पूजा आप भी, कि इसका उद्भव कैसे हुआ एंड कैसे शुरू हुआ। आई थिंक वहां से शुरू करते हैं थोड़ा बहुत एंड आगे इसको फिर बढ़ाते हैं ताकि एक सीक्वेंस में हमारी जो जनता है जो जुड़ी है वो समझ सके। और जो पूरा सेशन है जैसे आपने संग्रहित कर ही दिया डॉक्टर विनोद कुमार जी, बड़े तरीके से उसको हम आगे कड़ी दर कड़ी लेकर जा सकेंगे। सो डॉक्टर रहमान मुसव्विर साहब, आपसे शुरू करना चाहूंगी कि एक तो इसका उद्भव कैसे हुआ और आज किस मुकाम पर है हिंदी, कहाँ कैसे देखते हैं आप? अच्छा, शुक्रिया आमना जी। और इससे पहले डॉक्टर विनोद जी ने अपना वक्तव्य दिया, बड़ा महत्वपूर्ण वक्तव्य निश्चित रूप से उनका, और उनकी जो चिंताएं हैं वो भी बहुत वाजिब हैं। और ये चिंताएं और ये सवाल हम सब के जहन में हैं और ये आज से नहीं है, हमेशा से हैं। और हम एक अनुष्ठान की तरह और शायद एक रिचुअल की तरह हम प्रतिवर्ष इन पर बातें करते हैं और शायद हमें इससे आगे बढ़ने की जरूरत है। और सरकारों का मुंह कब तक देखा जा सकता है। हम सब जानते हैं कि कोई भी सरकार हो, किसी भी राजनीतिक दल की सरकार हो, वह तो सत्ता का आनंद लेने के लिए आती है और उसके अपने होते हैं, ठीक है, वो उस तरह से काम करेंगी। लेकिन जो जनता की चिंता है उसको जनता को ही देखना होगा, संबोधित करना होगा। सवाल भाषा के उद्भव और इसकी बात कर रहे हैं। बहरहाल ये बहुत महत्वपूर्ण बात नहीं है कि उद्भव कैसे हुआ, क्या हुआ, ये बड़ी एकेडमिक सी बातें हैं, सब लोग पढ़ते हैं कहाँ से हुआ कैसे हुआ। लेकिन एक बात जरूर है, वो ये है कि इसमें कोई संदेह नहीं है और किसी को होना भी नहीं चाहिए कि जो भाषा हमारी हिंदी है वो हमारी सांस्कृतिक एकता की प्रतीक है। इसे हमें समझना पड़ेगा, क्योंकि इसका जन्म ही जिस तरह से होता है, कहीं कोई ऐसा स्रोत नहीं है कि यहाँ से एक सोता फूटा और हिंदी की धारा बह निकली। बहुत सारे तत्व हैं, बहुत सारे फोर्सेस हैं जिनके जरिए से एक ऐसी भाषा है, अब उसमें संस्कृत भी पीछे से है, इसमें ब्रज भी है, अवधी भी है और तमाम बोलियां हैं। फिर ये है, तो फिर यहाँ तुर्की जबान भी है, फिर अरबी भी है, फिर फारसी भी है। और हम कैसे भूल सकते हैं उस्तूतिये हिंद अमीर खुसरो को, उसके बगैर हिंदी के ये हम परिकल्पना कर ही नहीं सकते भाई। हम वहां से इसको बात को लेके चलते हैं कि ये तो जब अमीर खुसरो से बात जुड़ती है, जब सूफीज्म से बात जुड़ती है, यानी अमीर खुसरो, हजरत निजामुद्दीन औलिया हैं, कई लोगों के नाम विनोद जी ने लिए,
लेकिन जी मैं जोड़ना चाहूंगा उनमें, उनकी अपनी एक जगह, कबीर और तमाम लोग हैं जी लेकिन हम जी अमीर खुसरो को छोड़कर आगे नहीं बढ़ सकते, हम मलिक मोहम्मद जायसी को छोड़कर आगे नहीं बढ़ सकते, हम अब्दुल रहीम खान खाना को छोड़कर आगे नहीं बढ़ सकते, क्योंकि वो उस हिंदी की एक पूर्व पीठिका बनाते हैं। जी हिंदी, हम मतलब वो हिंदी के नहीं है, चाहे जी जायसी हो चाहे अब्दुल रहीम खान खाना हो, ठीक है, बाकायदा, लेकिन एक पूर्व पीठिका तैयार होती है, जी जी यहाँ से एक हिंदी बनकर चलती है और खूबसूरत रूप लेती है और आधार ब्रज भाषा बनता है उसका। तो जी तो ये एक मिली जुली संस्कृति की प्रतीक हिंदी है। जी जैसा जी आप आरंभ में जिक्र कर रही थी आमना जी सेशन से जी पहले कि मैं कुछ ऐसे शब्द, जी आवश्यकता नहीं है, आपकी वोकैबुलरी में आते हैं, आपके शब्दकोश में, शब्द भंडार में आते हैं तो आ जाएं। जी अब जी जब पूजा दैया जी ने बात शुरू की, उन्होंने कहा राज ये दिल का खोल रही हूँ जी और जी हिंदी बोल रही हूँ। जी अब राज जैसा शब्द जो जी अगर देखा जाए जी हिंदी के परिभाषा में तो हिंदी का जी नहीं है, जी 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 लेकिन जी हिंदी को बिल्कुल हिंदी सही अगर कहा। हिंदी में, हिंदी जी तो एक ऐसा समुद्र है जो सबको जी अपने साथ लेके चलते हैं, वाह और जी जी यदि जी उस धाराओं को उससे काटने की कोशिश की जाएगी तो हिंदी जी मृतप्राय हो जाएगी। जी हिंदी फिर हिंदी उस इस लोक की, इस जन की भाषा नहीं बन पाएगी, लेकिन जी भाषा बन रही है। हम जी जी एकेडमिक्स में भले ही उसके शुद्धता का और शुद्धतावाद का रोना रोते रहे, लेकिन जी ये इसी तरह से खराब होते होते अच्छी हिंदी अच्छी बनी हो और रही। बनती जा रही है, क्योंकि जी पहले जी विकार होता है भाषा में, फिर उसका विकास होता है। तो जी इस तरह जी और रही बात राष्ट्रभाषा और इसकी, देखिए जी भारत जो राजभाषा है इसकी खूबसूरती ही ये है कि यहाँ जो है वो तमाम तरह की संस्कृतियां हैं, तमाम तरह की भाषाएं हैं, ठीक है, भौगोलिक स्थितियां अलग अलग हैं, हमारे रहन सहन अलग हैं, अलग तरह के हैं, जी हमारे जी हम हमारे सोचने का शायद ढंग भी अलग है, हमारा खान जी पीन के स्टाइल भी अलग। हम उत्तर भारत में पूर्वोत्तर में चले जाएं तो खान पान का स्टाइल कुछ और है और हमारा कुछ और जी है, यानी ये ऐसा देश है, अद्भुत है, अचरज है, और फिर भी जी एक सूत्र में बंधा हुआ है। तो इसलिए जो राष्ट्रभाषा और इस तरह की भाषा वो शायद हमारे यहाँ संभव नहीं है ना। हमारी हिंदी जी राजभाषा है, निश्चित रूप से हमें उसका जी सम्मान करना है, हम उसमें काम करें। ये बहुत सारी समस्या और प्रश्न है कि वहाँ वो भी अभी तक क्यों नहीं हो पाया, वो एक जी राजनीतिक उसके कारण है, उस पर करें। जी लेकिन जी जी जिस हिंदी की बात हम करना चाहते हैं, जिस लोक से जुड़ने की बात है, उसके लिए तो ये जरूरी है कि हम हिंदी को किसी भी भाषा से कब ना समझें, और जी निश्चित जी हम समझते नहीं है। लेकिन सवाल फिर कभी उत्तर भारत का, कभी दक्षिण भारत का, कभी किसी का, कभी किसी का, ये आ जाता है। देखिए, जो जी विरोध कभी दक्षिण भारत में हिंदी का था वो आज नहीं है। आज तमाम विश्वविद्यालयों में दक्षिण भारत के हिंदी पढ़ाई जाती है, जी हिंदी पढ़ाई विद्यार्थी हिंदी पढ़ते हैं, जी बाकायदा हिंदी विभाग है, हिंदी अकादमियां हैं, अच्छे से। जी अब लोग हिंदी बोलने वालों का अगर कोई हिंदी में सवाल करता था पहले तो ये भी सुनने में आता था, मेरा अनुभव नहीं है, लेकिन ऐसा लोग बताते थे कि हमने जाके हिंदी में कुछ बात पूछी तो सामने वाले ने जवाब नहीं दिया, यद्यपि वो जानता था, क्योंकि वो अच्छा हिंदी नहीं। अब ये जी स्थिति नहीं है। जी अब जी जी आपको वो टूटी फूटी हिंदी में ही सही, तो हिंदी की स्वीकार्यता लगातार बढ़ रही है, उसमें मीडिया का बढ़ रही योगदान है भी है, फिल्मों का जी योगदान भी है, उसमें सोशल मीडिया का बहुत बड़ा योगदान है। तो जी इस जी तरह की स्वीकार्यता बढ़ रही है, लेकिन यहाँ एक सवाल ये भी है कि हम हर चीज को लेकर के एग्रेसिव बहुत हो जाते हैं, हिंदी हिंदी। लेकिन क्या हमने गौर किया कि अपनी हिंदी को हम अपनी सगी बहन, ये कोई बेटी और माँ का रिश्ता नहीं, जी बहुत सी करने की कोशिश करती है, सगी जी बहन उर्दू को कभी कभी होता है इसको अलग करो, इसको नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, वो हो ही नहीं। जी आप राज ये दिल एकदम का सही खोल है रही हो, खोल रहे तो जी जी कैसे खोल रही हो आप दिल का, जी जी समझ लिया? तो इसलिए एकदम ये सही जी मिलाप की भाषा है, ये हमारे मिलाप की, ये जी कृत्रिम भाषा हो नहीं सकती अगर हम उसे बनाने की कोशिश करें। ये अलग बिल्कुल बात जी है कि मेरी वोकैबुलरी में थोड़ा संस्कृत निष्ठ कम हो सकते हैं, डॉक्टर सुशील जी जी की, डॉक्टर विनोद जी की भाषा में अधिक हो सकते हैं, ये जी एक अलग मसला है, उसमें कोई बात नहीं। लेकिन क्या है कि वो हमें एक सूत्र में बांधने वाली भाषा है और वो बड़ी उदार जी भाषा है। जी मैं यहाँ ये भी कि जो जब हम हिंदी की बात करते हैं,
दक्षिण भारत के संदर्भ में बात करते हैं, तो हम अपने अपने गिरेबान में झांक कर देखें, क्या हमने उनकी भाषा सीखने की कोशिश की? क्या एकदम हमने सही है, जी एकदम सही बोल रहे हैं ये किया जी कि मैं तेलुगु, तमिल या कुछ और कन्नड़ या इत्यादि वगैरह कुछ कुछ कोई जी भी भाषा गुजराती में सीखूं? हम नहीं करते, और हम कोशिश ये करते हैं कि वो हिंदी सीख लें। भाई सही ऐसे बात। तो जी नहीं चलेगा, बिल्कुल ऐसे तो बड़ा मुश्किल है चलना। तो जी बात यह है कि हिंदी इस तरह से, और जहां तक इसकी बात है कि हम सम्मान देते हैं कि नहीं देते हैं, नहीं, ये तो हमें पैदा करना पड़ेगा। जब हम मॉल में जाते हैं तो कोशिश जी, करते हैं अंग्रेजी में बोलें, क्यों भाई? धड़धड़ाते हुए हिंदी बोलिए ना, वो आपको हिंदी देखेगा में तो बोले हिंदी कहे में बोलिए, वो तो बोल। अच्छा, जी मजे बिल्कुल की बात यह है कि जी सहज वो भी हिंदी में ही होता है, जी हाँ बिल्कुल लेकिन ये उड़ा जी हुआ होता है। तो इसीलिए मुझे तो जी जो है, मुझे तो अगर मैं ये कहूँ कि अल्लाह का शुक्र है कि मुझे तो ये कभी प्रॉब्लम नहीं आती है, समस्या जी नहीं आती है। मैं तो जी जी सीधे जी जाता हूँ किसी ऐसी जगह पर तो हिंदी में बात कर लेता हूँ, खूब, हाँ भाई बताइए। लोग भले ही वहां पे खराब अंग्रेजी में बोल रहे हो, मैं जी खराब अंग्रेजी की बजाय अच्छी हिंदी बोलना पसंद करता अच्छी हूँ। हिंदी बोली जी 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 और मुझे मेरे सम्मान में कभी कमी आती दिखाई नहीं दी कि सामने वाले ने मुझे इसलिए सम्मान नहीं दिया कि मैं हिंदी बोल रहा हूँ। हिंदी में बोला जी तो शायद ज्यादा करेक्ट तवज्जो करेक्ट देता है क्योंकि उसको भी समझ में आती है सही से। एब्सोल्यूट जी बिल्कुल जी बिल्कुल सही एकदम कहा ये चर्चा और आगे बढ़ेगी, बात से बात जी निकलेगी, हम जी और साथियों को सुनते हैं जी। जी सो डॉक्टर रहमान मुसव्विर साहब शुक्रिया बहुत अच्छे तरीके से सरल तरीके से और सटीक तरीके से आपने हिंदी के बारे में बात की। एकता का जी प्रतीक है, हम यही बात कर रहे थे, सरल भी है सटीक भी है, हिंदी एकता का प्रतीक है। जैसे डॉक्टर विनोद कुमार जी ने शुरू किया, आपने भी कहा कि दक्षिण भारत है या उत्तर भारत है, हिंदी कामकाजी भाषा है हमारी, हम सब बोलते हैं हिंदी। पर जो आपने बात कही डॉक्टर रहमान मुसव्विर साहब, उसी को आगे लेते हुए, वहीं से कड़ी लेते हुए मैं बढ़ रही हूँ। मैं इनफैक्ट ये हमारी जो ऑडियंस जो जुड़ी है वो भी, और आप सब जो हमारे दिग्गज पैनलिस्ट हैं उनसे भी ये एक यही सवाल है। डॉक्टर सुशील हसरत जी, आपके पास आ रही हूँ मैं। मुझे ये बताइए दैट राष्ट्रभाषा राजभाषा का जो एक तो डिफरेंस है वो तो काफी हद तक क्लियर हो गया। अभी जैसे डॉक्टर रहमान मुसव्विर साहब डाल रहे थे कि हिंदी में बात करना सरल है क्योंकि वो सहज है, सामने वाले को भी समझ आती है। लेकिन जी हमारा जो कंफर्ट लेवल आई थिंक आज के टाइम में ऐसा है कि सरकारी दफ्तरों में भी जाइए, देखिए अब थोड़ी क्लियर बात करते हैं कि सरकारी दफ्तरों में जाते हैं या ऐसे गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में जाते हैं, बाहर पोस्टर लगा होता है हिंदी दिवस शुभकामनाएं, लेकिन अंदर जो भाषा चल रही है वो अंग्रेजी है, राइट? दैट इज नॉट हिंदी, वो हिंदी नहीं है। तो कैसे जस्टिफाई करेंगे? मुझे उस पर थोड़ा रोशनी डालिए सुशील हसरत जी। धन्यवाद अमान जी, आपने बहुत ही वाजिब सवाल उठाया है और मैं वाजिब सवाल जानबूझकर कह रहा हूं। जी मैं इसको उचित भी कह सकता था, जी लेकिन मेरे से पहले जो वक्ता आए हैं, मैं बड़े ही सम्मान के साथ उनका नाम ले रहा हूं, डॉक्टर विनोद कुमार जी और डॉक्टर रहमान मुसव्विर जी। जी इन्होंने बहुत सी अच्छी बातें की हैं जो बहुत सार्थक रही हैं जी और उनकी सार्थकता आज भी हम महसूस करते हैं। जी और आज की जो हमारी युवा पीढ़ी है उसके लिए इन सब बातों का जानना समझना बहुत जरूरी है। जी मैं जरूरी शब्द फिर लेकर आया हूं, जानबूझकर लेकर आया हूं। जी आपने कहा कि सरकारी कामकाज में हिंदी का उतना प्रयोग नहीं हो पा रहा है जितना कि होना चाहिए। जी ठीक है, अब बात ठीक है। आपने इस प्रश्न को केंद्र में रखकर मुझसे जानना चाहा है कि ऐसा क्यों है। जी ठीक है, बहुत अच्छी। मैं दो तीन बातें यहाँ पर इससे पहले कहना चाहूंगा। जी जैसा कि डॉक्टर रहमान मुसव्विर जी ने अभी कहा है कि 14 सितंबर 1949 को हिंदी को हमारी राजभाषा के तौर पर स्वीकार किया। जी जी संवैधानिक पक्ष है ये एक, हिंदी को स्वीकार किया गया और देवनागरी लिपि को इसके साथ रखा गया। रखा गया बिल्कुल। और जी 14 सन 1953 को पहला हिंदी दिवस मनाया गया। जी जी उसके बाद से निरंतर हिंदी दिवस को हम मनाते आ रहे हैं। सबसे आधारभूत प्रश्न यही उठता है कि हिंदी दिवस मनाने की जरूरत क्यों पड़ा, इसकी जी आवश्यकता क्यों? अगर हम हिंदी को राष्ट्रीय स्तर पर
अपने मन में, तो क्या हमें एक दिन के लिए इसका मोहताज होना पड़ेगा कि हमें हिंदी का विकास करना है, हिंदी को आगे लेकर जाना है, जन जन में हिंदी को पहुंचाना है, हिंदी को जन जन की भाषा बनाना है। संविधान ने अपना काम कर दिया, सरकार ने अपना काम कर दिया। सरकार के अपने तौर तरीके हैं कार्य करने के, हम उनको दोष नहीं दे सकते। तो वही बात आती है जो डॉक्टर रहमान मुसव्विर जी ने कही है, डॉक्टर विनोद जी ने कही है, कि अगर हम अपने आप में ठान लें कि हमें, क्योंकि हमारी देखो भारतीय संस्कृति से हिंदी जुड़ी हुई है, भारतीय संस्कृति से हमारी संस्कृत जुड़ी हुई है, और संस्कृत जितनी भी हमारी भारतीय भाषाएं हैं, मैं उसको उर्दू भी उसमें शामिल कर रहा हूं, ये सभी संस्कृत से ही जन्मी है जी। और संस्कृत का ही एक अंग हिंदी है। आप एक बात कभी भी अपने मन में विचार करके देखें, आप किसी भी भाषा के शब्द ले लें, हिंदुस्तान के जितने भी राज्य हैं उसमें बोले जाने वाली सभी भाषाएं, मैं तेलुगु, तमिल, बंगाली, पंजाबी, उड़िया, आसामिया सबकी बात कर रहा हूं। आप उनके शब्दों को एक बार ध्यान से देखिए जब वो भाषा बोली जा रही है, आप में बहुत से शब्द संस्कृत के पाएंगे जी। बहुत से शब्द वो पाएंगे जो हम अपनी रोजमर्रा की भाषा में हिंदी के नाम पर प्रयोग कर रहे हैं। हम ये कह नहीं सकते कि हमारा किसी भाषा के साथ वैर है या हिंदी का किसी दूसरे के साथ समन्वय नहीं है, ये कहना कतई गलत है। यह उचित नहीं है कि हम इस तरह की बात करें कि जी देखो जी हिंदी जा रही है या नहीं बोली जा रही है, या पंजाब में पंजाबी भाषा क्यों बोली जा रही है, उड़िया उड़ीसा में क्यों बोली जा रही है, असमिया में असम में क्यों है, या बंगाल में बांग्ला ही क्यों बोली जा रही है। नहीं, ऐसा नहीं है। सभी भाषाओं का अपना अपने स्थान पर आदर सम्मान है और हिंदी सभी भाषाओं को साथ लेकर चल रही है। हमें यह बात सबसे पहले अपने मन में विचार करके उसको स्थापित करना पड़ेगा कि हिंदी का बैर ना तो अंग्रेजी से है, ना किसी विदेशी भाषा से है, ना ही किसी। हिंदी बड़ी विशाल हृदय भाषा है, उसने सभी भाषाओं के शब्दों को अंगीकार किया, स्वीकार किया है और अपनी बोलचाल की भाषा में लेकर आए। आप राष्ट्रीय भाषा, संपर्क भाषा और राजभाषा, किसी भी भाषा को किसी भी राष्ट्र में, किसी भी देश में 3 तरीके से आप इसको देख सकते हैं कि वह वहां की राजभाषा है, संवैधानिक तौर पर है हिंदी राजभाषा। क्या हिंदी राष्ट्रभाषा है? संवैधानिक तौर पर नहीं है, लेकिन बावजूद इसके हिंदी राष्ट्रीय भाषा है। क्यों है? क्योंकि हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली हिंदी है, जन जन की भाषा हिंदी है। तो हमने अपने मन में, अपने आप में ये स्वीकार कर लिया है कि हमारी संपर्क भाषा भी हिंदी है। हम एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, एक राज्य से दूसरे राज्य में जाते हैं, तो हम ज्यादातर हिंदी भाषा का ही प्रयोग करते हैं। अब कि हम हिंदुस्तानियों में से कितने लोगों को अंग्रेजी अच्छे से बोलनी आती है या उनका जो विचार आता है वो अंग्रेजी में आता है? बहुत कम लोग होंगे। हैं, बहुत लोग हैं, लेकिन ऐसे लोग बहुत कम होंगे कि जो सोचते भी अंग्रेजी में है या अपनी मातृभाषा में। मातृभाषा का मतलब वो जिस राज्य से हैं वो उनकी मातृभाषा होगी। उड़िया उड़ीसा की मातृभाषा है, तो अपनी मातृभाषा का सम्मान हमें सबसे पहले करना चाहिए। मैं इस बात का पैरोकार हूं। अगर मैं हरियाणा में जन्मा हूं तो हरियाणवी के लिए मेरे मन में और मेरे दिल में एक खास सम्मान होना चाहिए, और हरियाणवी मैं उसको पूरे गौरव के साथ कह सकता हूँ कि हरियाणवी मेरी मातृभाषा। लेकिन बावजूद उसके मेरा ये है कर्तव्य कि मैं हिंदी को, क्योंकि हमारी संवैधानिक रूप से राजभाषा है, उसको अपने, मैं एक सरकारी मुलाजिम हूं, अपने सरकारी कामकाज में मैं उसको लेकर आऊं, यह मेरा मौलिक दायित्व है। मुझे इसका करना चाहिए और हम लोग करते भी हैं। लेकिन क्या है कि जैसे कि मैं अपने ऑफिस में देखता हूं, अपने दफ्तर में देखता हूं। अब देखिए, दफ्तर फारसी का शब्द है,
अब यहाँ पर मैं कहना चाहूंगा कि कितने अच्छे से हिंदी में इसको इस्तेमाल करते हैं हम लोग, और कितने प्यार से और कितनी तहरीर के साथ इसका इस्तेमाल होता है। तो जी आप किसी में उसमें आए हुए भाषाओं के शब्दों को अलग देख ही नहीं सकते। अगर कोई भाषा किसी शब्द को अपनी भाषा में उसको स्वीकार कर लेती है तो वो उसी भाषा का शब्द हो जाता है। जी तो ये कहना उर्दू, हिंदी, अंग्रेजी, ये मैं मानता हूँ कि ये अपनी जगह ठीक नहीं है। हमें देखना चाहिए कि जिस भाषा की हम बात कर रहे हैं वह भाषा विकास की ओर उन्मुख है या नहीं है, और जी उसे विकसित करने में हमारा कितना योगदान है, या हम कितना अपनी तरफ से उसमें योगदान दे रहे हैं। अब जैसा कि जो मूल सवाल था आपका आमना जी, जी तो वो यही था कि हिंदी में हम राजभाषा के तौर पर सरकारी दफ्तरों में कामकाज हो रहा है या नहीं हो रहा है। मैं कह रहा हूँ हो रहा है, निरंतर दिन प्रतिदिन वो बढ़ता जा रहा है। यह मैं अपने निजी अनुभव से कह सकता हूँ। अब देखिए, मैं किसी राजनेता का नाम नहीं लेना चाहूंगा। जी मेरा विभाग जो है इस साल ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट, पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो हिंदी में कहें तो, जी जी जयंती समारोह मना रहा था। हमारे गृह राज्य मंत्री माननीय जी रेड्डी जी हमारे मुख्य अतिथि थे। उन्होंने अपना भाषण हिंदी में दिया है, और बहुत अच्छी, बहुत प्यारी हिंदी उन्होंने बोली है। जी बड़ा अच्छा लगा हम। तो हम ये नहीं कह सकते कि आज के समय में, मैं ये समय लगा है, जैसे कि रहमान साहब ने ये बात कही थी, विनोद जी खारबिन से ये बात आई थी कि ऐसी मजबूरी है कि जो विनोद जी ने कहा था कि 12 साल के बाद यह कह दिया गया कि अभी भारत देश का हर राज्य इस स्थिति में नहीं है कि वह हिंदी को अपनी राष्ट्रभाषा के रूप में अंगीकार कर ले, स्वीकार कर ले, या वहां के लोग उसको मन से स्वीकार कर ले। मानता हूं मैं इस बात को, कहीं ना कहीं इसका कारण ये भी हो सकता है कि हर राज्य में वहां के लोगों के मन में अपनी मातृभाषा के लिए खास लगाव है, खास प्यार है, मोहब्बत है, जी होनी भी जी चाहिए। जी बिल्कुल उसमें ठीक है। गलत नहीं होनी, क्योंकि हमें कुछ गलत मानना नहीं चाहिए। अगर वो अपनी मातृभाषा बोल रहे हैं, उसके विकास के लिए कार्य कर रहे हैं और उसमें जी कामकाज, हमें यह देखना चाहिए कि क्या हम हिंदी को एक संपर्क भाषा के तौर पर भारत में स्थापित कर पाए हैं। जब तक हम हिंदी को एक संपर्क भाषा के तौर पर अपने हिंदुस्तान में स्थापित नहीं कर पाएंगे, तब तक हम ये नहीं कह सकते कि हिंदी को एक राष्ट्रभाषा का दर्जा मिलना चाहिए। तो हम तब तक ये कहने का हक नहीं रखते कि सारा कार्य। मैं इसी सवाल को यहीं पर छोड़ते हुए आगे बढ़ाने के लिए सबसे प्रार्थना करता हूँ। यह सवाल आगे बढ़ाते हुए यह कहना चाहता हूँ, क्या हमें यह प्रयास नहीं करना चाहिए कि एक संपर्क सूत्र के तौर पर हम हिंदी को आगे लेकर आए। धन्यवाद। धन्यवाद सुशील जी, बहुत ही बहुत महत्वपूर्ण बातें, बहुत महत्वपूर्ण। म्यूट, माइक म्यूट हो गया पूजा। योर माइक इज म्यूट। या ऑडिबल। या बिल्कुल ठीक। धन्यवाद सुशील जी, बहुत ही उम्दा जानकारी दी आपने, और बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जिन पे हमें खुद सोचना जरूरी है। हमें अपने आप से शुरुआत करनी है। और सही कहा डॉक्टर विनोद कुमार जी ने, डॉक्टर रहमान मुसव्वर जी ने, डॉक्टर सुशील जी ने, कि अनेक भाषाएं, अनेक बोलियां हमारे देश की शायद यही ताकत रही है। इन सब के बीच हिंदी भाषा है जो हमें बांधे रखती है। अब मैं अपने श्रोताओं की तरफ से जानना चाहती हूँ कि क्या हमारे जो युवा हैं वो इसे उसी तरह से अपना रहे हैं जैसे हम अपनाते आए हैं, या हमसे पहले अपनाई जाती थी ये भाषा। प्रशांत जी, आप रोशनी डालिए इस सवाल पर। सबसे पहले तो मैं पोएटिक आत्मा को बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करूंगा कि एक खूबसूरत परिचर्चा इस
मंच पे आयोजित हो रहा आदरणीय डॉक्टर विनोद गुप्ता सर, डॉक्टर रहमान सर, सुशील सर, मैं अपनी बात को बढ़ाऊंगा। मैंने बहुत गौर से सुना विनोद सर को भी, सुशील जी को भी, और आमना जी जो इस कार्यक्रम का एक बहुत ही खूबसूरत और उस कड़ी को मैं आगे बढ़ाऊंगा। कुछ एक बिंदुओं पे मेरी राय थोड़ी अलग है, मैं उससे दूसरे नजरिए से देखता हूँ और समझता हूँ। जैसे कि डॉक्टर राम सर बात कहे थे और उस बात का मेरे हृदय में बहुत सम्मान है। वो कह रहे थे कि क्या हमने कभी कि हम दक्षिण की कोई भाषा सीख लें, जैसा कि हम अगर आरोपित करते रहते हैं कि हिंदी पे या हिंदी सब बोलें या हिंदी सब सीखें। बाइबल में एक कथा आती है, अपनी बात की शुरुआत करूंगा। उसमें बेबीलोनिया के मीनार की एक कथा है, मिथक कथा है, लेकिन इस मिथक का जो संदर्भ है, जो सूत्र है, वो बहुत ही मार्मिक है। तरह से हमें सोचने समझने के तमाम सारे आयाम देता है, सारे बिंदुओं को खोलता है। उसमें कथा ये आती है कि एक बार एक पिता और उसके 3 पुत्रों ने मिलकर कोशिश की कि एक इतनी बड़ी और ऊंची हम मीनार कि उस मीनार के माध्यम से हम ईश्वर तक पहुंच सकें, और उन्होंने ये कोशिश शुरू कर दी और उसमें बहुत हद तक वो आगे बढ़ने लगे। वो कामयाबी ना, धीरे धीरे ये खबर ईश्वर को भी मिली। स्वर्ग में बैठे ईश्वर ने देखा कि ये पिता और पुत्र इतनी ऊंची मीनार बना देंगे और ये मुझ तक पहुंचेंगे। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने देखा कि ये एक ही भाषा बोलते हैं, ये पिता और पुत्र, इन्हें एक ही भाषा आती है। इसी एक ही भाषा में ये अपनी बात करते हैं और उसी एक भाषा की ताकत से ये मीनार को और ऊंचाई पर लेके आते जा रहे हैं। तो उन्होंने क्या किया, कुछ जादुई ढंग से उन सब की भाषा अलग अलग कर दी। बहुत ही जादुई ढंग से उन सब में अलग अलग भाषा, ऐसी भाषा दे दी उन्हें कि वो एक दूसरे से ठीक से संवाद नहीं कर पाए, जुड़ नहीं पाए, और हुआ यूं कि वो मीनार भी ढह गई और वो ईश्वर तक भी नहीं। सवाल यहाँ कन्नड़, मलयालम, तमिल, असमिया, इन भाषाओं के सम्मान और असम्मान का नहीं है। अगर हम कहते हैं कि फलों का राजा आम है, तो आम को राजा कह देने से सेब का महत्व कम नहीं हो जाता है, अंगूर का स्वाद उससे कुछ जुदा नहीं हो जाता है। सवाल राष्ट्रीयता बनाम प्रांतीयता की है, और हमें ये समझना होगा कि हमारे जितने भी लेजेंडरी महापुरुष थे, चाहे वो महात्मा गांधी हो, चाहे राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन हो, चाहे बाल गंगाधर तिलक हो, इन सब ने सभी प्रांतीय और क्षेत्रीय भाषाओं और बोलियों के महत्व को समझते हुए, उनके प्रति गहरा सम्मान व्यक्त करते हुए भी इस बात की बहुत पुरजोर वकालत की थी कि राष्ट्रभाषा के रूप में या व्यापक स्तर पे संपर्क भाषा के रूप में हिंदी अपनाई जानी चाहिए, उसे स्वीकृत किया जाना चाहिए, उसे स्वीकार किया जाना चाहिए। और जब हम बार बार विविधता की बात करते हैं कि भारत भाषाई स्तर पे या परंपरा के स्तर पे तमाम तरह के विविधताओं से भरा हुआ देश है, ये बात सच है कि हमारी भौगोलिक भिन्नताएं, सामाजिक रिचुअल्स, तमाम तरह की चीजें। एक बार चीन के एक विद्वान आए हुए थे दिल्ली यूनिवर्सिटी में, जब मैं एमफिल का विद्यार्थी हुआ करता था, तो मैंने उनसे एक प्रश्न पूछा। यो च्युआंग करके कुछ नाम था, बहुत एक चर्चित नाम है, उन्होंने सूरदास के साहित्य पे बहुत काम किया है चाइना में। तो मैंने उनसे पूछा कि आप मुझे ये बताएं कि जो भाषाई विविधता हिंदुस्तान में है, आप पूरा हिंदुस्तान घूमते रहते हैं, क्या ऐसी भाषाई विविधता आप चीन में भी देखते हैं? तो लेकिन चीन की तो भाषा एक ही है हर जगह, वहां के, यहां तक कि इंटरनेशनल एयरपोर्ट तक जहां बहुत जरूरत पड़ती है वहां पर हिंदी में शब्द लिखे होते हैं, सॉरी अंग्रेजी में शब्द लिखे होते हैं। जापान में वहां के पैकेट पे, वहां के हर एक सामान पे सब कुछ जापानीज में लिखा होता है। जहां इंटरनेशनल जरूरत की चीजें हैं वहीं पर सिर्फ अंग्रेजी भाषा का इस्तेमाल होता है। तो उन्होंने जवाब दिया था कि ऐसा नहीं है कि चीन में भाषाई भिन्नता नहीं है, चीन में अलग अलग तरह की भाषाएं बोली जाती हैं, लेकिन जब हम राष्ट्रीय स्तर की बात करते हैं तो फिर जो चाइनीज भाषा है, चाइनीज भाषा के प्रति हमारा जो समर्पण है, हमारा जो लगाव है, हमारी जो मोहब्बत है, वो सबसे अलग हो जाती है। अब हमें समझना ये होगा कि जैसा कि विनोद गुप्ता जी भी कह रहे थे, रहमान सर ने भी सवाल उठाया कि हमें उन मूल स्रोतों की पड़ताल करनी होगी कि ऐसा क्या है कि हिंदुस्तान में आजादी के 70 सालों बाद भी हिंदी पूर्ण रूप
भाषा का दर्जा नहीं प्राप्त कर सकी, वो आज भी अंग्रेजी के साथ राजभाषा बनी हुई है। और जानते हैं कि जब कोई अपने व्यापक महत्व के कारण जब राजभाषा का दर्जा कर लेती है तो लेकर वहां के युवाओं में, आने वाली पीढ़ियों में एक आकर्षण होता है, क्योंकि व्यवहार की भाषा होती है, कार्यालय के व्यवहार की भाषा होती है, ऐसी भाषा होती है, और उदाहरण होता है, एक जो सम्मान होता है वह स्वयमेव बनता है, वो उसको अलग से क्रिएट। अब जब चूंकि हिंदी अंग्रेजी के साथ लगातार प्रतिस्पर्धा कर रही है, इनके लिए ये क्रिएट जैसा माहौल है, हिंदी में करो, ये करो, जरूरत करो, ये आरोपित जरूरत क्यों है, प्रेरणार्थ की आवश्यकता क्यों पड़ सकता करो। सवाल है कि हमने उन चीजों की फाइंडिंग्स ठीक से नहीं की। आप हम सब, पाकिस्तान भी हमारे साथ आ, बर्मा और श्रीलंका की हालत ऐसी ही है, लेकिन वहां पे उन्होंने अपनी भाषा शिद्दत के साथ स्वीकार किया। और हिंदुस्तान में विडंबना ये कि हम सब जानते हैं कि भाषा अभिव्यक्ति संप्रेषण का एक माध्यम है, अपनी बात जरिया, और कोई भाषा सीख लेने से आप ज्ञानी हो जाएंगे, कोई विषय का बहुत ज्ञान सरोकार नहीं है, ये दोनों दो चीजें हैं। लेकिन हिंदुस्तान में का खास तौर पे अंग्रेजी का ज्ञान जो है एक आतंकित करने जैसा हो गया। ऐसा माहौल बना कि अंग्रेजी जानने का मतलब कि आप एक बहुत अच्छा है, वो अंग्रेजी सिर्फ भाषा नहीं रही, आतंक क्रिएट करने का एक बनती चली गई, एक जरिया बनती। हम सब जानते हैं कि मौलिक चिंतन जो है वो हमेशा अपनी भाषा में उभर करके आता है। सपना अपनी भाषा में देखते हैं, हम माँ से अपनी मोहब्बत अपनी और सिर्फ अपनी में करना चाहते। तो एजुकेशन सिस्टम में भी क्या हुआ कि मौलिक चिंतन को उभारने के, चूंकि ये बात है कि लंबे समय तक हम अंग्रेजी सत्ता के अधीन, तो वो सारी चीजें हमारे व्यवहार में आ गई। लेकिन ऐसे उदाहरण मैं दे सकता हूँ, जैसे कि छोटा सा एग्जांपल अभी मुझे याद आ रहा है, आयरलैंड एक बहुत, और आदरणीय मुसस्सर इस बात को बहुत समझ रहे होंगे और जानते भी हैं वो, कि छोटा सा देश है और वहां पे एक गैलिक भाषा थी, और हुआ क्या कि अंग्रेज एक बड़ा आधिपत्य रहा, उपनिवेश वहां पे रहा, तो धीरे धीरे वहां के लोग ये भूल गए कि गैलिक कोई भाषा है, और उस भाषा को बोलने तक में वो अपमान महसूस करने लगे। लेकिन वहां पे एक जो राष्ट्रीय आंदोलन को ने जो पुनर्जागरण जो चल रहा था आयरलैंड में का, उसमें एक जो डी ऑरा करके उनका नाम मैंने कहीं नोट किया हुआ था, हाँ, डी वैलेरा का एक राष्ट्रीय स्तर के नेता हुए। उन्होंने ये संकल्प लिया कि अगर आयरलैंड को जिंदा करना है, अगर इसे बचाना है, तो गैलिक भाषा सीखनी होगी। और उन्होंने क्या किया, लगभग 100 वर्ष के एक मोची से पुनः गैलिक भाषा सीखी, और उस गैलिक भाषा का इतना पुरजोर प्रचार प्रसार किया, और उसके प्रति जो सम्मान की भावना जो जागृत की, जन जन में ले जाकर एक जन क्रांति की, और वह देश आजाद हुआ। आप इस भाषा की ताकत को समझें, हम सब इस भाषा की ताकत को समझें कि प्रांतीय सुरक्षा और राष्ट्रीय सुरक्षा महत्वपूर्ण है, ये बेहद संवेदनशील मुद्दे हैं, लेकिन उससे ज्यादा कहीं महत्वपूर्ण है राष्ट्रीय भाषा की सुरक्षा, क्योंकि उसमें हमारी संवेदनाएं जिंदा रहती हैं, हमारी सांस्कृतिक विरासतें जिंदा रहती हैं, हमारी पीढ़ियों की वो ललकार, पीढ़ियों की वो पुकार, जिसे हम आज भी अपनी भाषा में व्यक्त करते हैं। तो ये जो तमाम चीजें हैं जिसपे हमने ठीक से सोचा नहीं, ठीक से हमने काम नहीं किया, और मैं इस बात को मानता हूं कि राजनीतिक इच्छा शक्ति इसके लिए बहुत महत्वपूर्ण बात होती है। आदरणीय सुशील सर कह रहे थे कि हमारी अपनी स्वयं की जिम्मेदारी है, और ये इस जिम्मेदारी से हम मुकर नहीं सकते, ये हमें लेनी होगी। लेकिन राजनीतिक इच्छा शक्ति एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल हो जाता है, एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा हो जाता है कि तमाम विविधताओं और तमाम असहमतियों के बाद भी राष्ट्रीय स्तर पर हम सिर्फ और सिर्फ किसी एक भाषा को महत्व दे सकें, तवज्जो दे सकें, और जो भाषा हमारे सपनों की भाषा है, जो भाषा हमारे मोहब्बत की अभिव्यक्ति की भाषा है, ये भाषा हमारे व्यवहारिक जीवन में जब उतरे तो हम उसके प्रति एक पुरजोर सम्मान महसूस कर सकें। इसके लिए राजनीतिक इच्छा शक्ति का होना बहुत जरूरी है, और मुझे लगता है कि आने वाले समय में फासले तय होंगे, दूरियां मिटेंगी, और हम सब इसकी तरफ आगे बढ़ सकेंगे। मैं निजी तौर पे इस बात से इत्तेफाक बिल्कुल भी नहीं रखता हूं कि 14 सितंबर जब आए तो हम भाषा का रोना रोएं,
खेल तमाशा करें, हिंदी ये, हिंदी वो, और फिर उसके बाद उन सभी बातों को हम भुला दें और गेट से बाहर निकलते ही हम अंग्रेजीपन ओढ़ लें और सारी चीजें वैसे करने लगें। और जो एक बात विनोद गुप्ता सर ने कही, रहमान मुसव्विर सर ने भी कही कि आखिर ऐसा क्यों है, आखिर हम क्यों इस तरह की मानसिकता पैदा कर रहे हैं कि हिंदी बोलने में हमें संकोच होता है। और बड़ी गर्व से अभिभावक आते हैं कई बार कॉलेजों में नामांकन के समय में, और +2 के बाद, साइंस के बाद अगर वो ह्यूमैनिटीज, मानविकी के विषय पढ़ना चाहते हैं, तो कई अभिभावक ऐसे हैं जो बहुत गर्वानुभूति के साथ ये कहते हैं कि मेरे बच्चे को जरा हिंदी नहीं आती, थोड़ा सा उसका ध्यान रखिएगा। और ऐसा कहते हुए बहुत खुश होते हैं, जैसे लगता है कि हिंदी नहीं आना एक कोई बहुत अपमान जैसी बात नहीं है। तो इन सब तरह की मानसिकताओं से निकलने के लिए एक बहुत राष्ट्रीय फलक पे हम पहले तो एक बात तो मैं मानता हूं कि हमें अपनी जिम्मेदारी लेनी होगी। हम पहले अपनी जिम्मेदारी लेते जाएं, और हम सब अध्यापक हैं और तमाम तरह के लोग हैं, तो इस चीज को हमें आगे बढ़ाना होगा। और जिस भाषा में हम पैदा जब होते हैं, चाहे कहीं भी हमारी हरियाणवी में हो, चाहे जहां भी, माँ कहें हम, और वो माँ जो है वो हिंदी है, वही माँ हिंदी है। तो भाषा में हम इस ब्रह्मांड का सबसे खूबसूरत शब्द रचते हैं, सबसे खूबसूरत शब्द गढ़ते हैं। उस भाषा को बोलने में अगर हम अपमान महसूस करें, हमारी आने वाली पीढ़ियां उस भाषा को नहीं, एक बहुत ही सुसंगठित रूप से और सुचिंतित रूप से विचार करना होगा। इसकी श्रेणी की आखिर कहाँ है, रोशनी कहाँ जाए, चीजें कहाँ से शुरू की जाए। बाबा भी कहते हैं कि निज भाषा है सब उन्नति कुल, बिनु निज भाषा ज्ञान नहीं है कोई। सारी बार मुझे लगता है कि अभी मुझे बहुत कुछ सुनना है रहमान सर और विनोद सर। बच्चा हूं मैं, और ज्यादा सुन सर को, आमना जी को, तो मैं बहुत कुछ सीखूंगा। तो मुझे लगता है कि जितना मुझे कहना था वो मैं कह चुका हूं। आगे अगर किसी और बिंदु पे मेरी जरूरत होगी तो मैं फिर से आऊंगा, अपनी बात रखूंगा। जी शुक्रिया प्रशांत रमन जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि आई थिंक मौलिक तौर पर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना पहले बहुत जरूरी है, उसको समझना बहुत जरूरी है। राजनीतिक स्तर पर और बड़े स्तर पर करने की बात तो बाद में आती है। और यही क्यों मैं डॉक्टर रहमान मुसव्विर साहब की बात से लूंगी कि अब पर्सनल एग्जाम्पल भी दे रही हूँ, बिकॉज बहुत लोग जुड़े हुए हैं, फैमिली है, फ्रेंड्स हैं, श्रोता जो सुन रहे हैं हमें। मॉल जाते हैं या कहीं भी हम बाहर जाते हैं, एक कंफर्ट लेवल है विद इंग्लिश, बिकॉज क्या है, वो कामकाजी भाषा है। तो घर में भी हमारे वही चलती है, हिंदी दिवस है। कहा नीचे जाते हुए सुशील हसन साहब ने भी कि हिंदी दिवस पर से क्यों मनाया जाए, एक दिन क्यों हम एलोकेट कर देते हैं कि यही हिंदी दिवस है, या फादर्स डे है या मदर्स डे है। सो आपने जो बाइबल के ओरिएंटेशन में बैबलिनों का जो वो बताया, बिल्कुल सही है कि डिवाइन गाइडेंस जो है वो तो आ ही रहा है, चल ही रहा है। डॉक्टर विनोद कुमार साहब ने बहुत तरीके से अच्छे से बता दिया कि ना सहमी है ना सकुचाई है, सहज सी भाषा है, लेकिन क्यों नहीं हम अपना पा रहे हैं, राइट? उसके क्या वर्ड्स हैं बीच में। तो इसी थ्रेड को लेते हुए एक सवाल मेरा आप सबसे यही है दैट हिंदी का भविष्य किस तरह हम देख रहे हैं आगे, और क्या आकार रहेगा वर्चुअल वर्ल्ड, बिकॉज कोरोना समय है, हमारा पैंडेमिक चल रहा है, हम सब ऑनलाइन कनेक्टेड है, नहीं तो शायद हम ग्राउंड पर कहीं कुछ किसी से कर रहे होते जी, और मिल रहे होते जी। बट अब क्योंकि वर्चुअल दौर है, डिजिटल दौर है, किस तरह हम मिल रहे हैं, तो ये भी बहुत बड़ी नेमत है। अब ये वही बात होगी जैसे उन्होंने कहा मीर खुसरो साहब का कि कितनी भाषाओं को मिलाकर वो एकता का प्रतीक है हिंदी जो लेकर चलती है। तो क्या आकार रहेगा, ये संकुचित होगी, विस्तृत होगी? शुरू करते हैं डॉक्टर रहमान मुसव्विर साहब आपसे। अमना जी, काफी महत्वपूर्ण सवाल आपने उठाया, और सभी साथियों ने, और प्रशांत रवि जी ने, और विनोद जी ने, डॉक्टर हसरत साहब ने जो बातें की हैं, निश्चित रूप से अपनी अपनी जगह बिल्कुल ठीक है, और इस तरह की बातें होनी चाहिए। और निश्चित रूप से जब संवाद होता है तो उसमें कुछ हमारे विचारों में भिन्नता भी होती है, होती है। उसी से हम आगे बढ़ते हैं, अच्छा, मजे की बात यह है कि जो दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं वो भी इसको लेके चिंतित है, और उनके भी सवाल हैं। जैसे जगदीश बाली साहब ने लिखा है
अपने कमेंट में कि जी हम जब बात हिंदी की करते हैं तरजीह अंग्रेजी को देते हैं, जी अपने बच्चों को अंग्रेजी स्कूल में पढ़ाते हैं। जी जी तो इस तरह की बातें अक्सर होती हैं, लोग कहते हैं, जी और खास जी तौर से हिंदी वालों के लिए, हिंदी के टीचर, हिंदी के प्रोफेसर, इनके बच्चे अंग्रेजी स्कूलों में पढ़ते हैं। जी देखिए, जी ये एक बहुत ही व्यक्तिगत सा मामला है कि प्रशांत जी, विनोद जी, या जो है अपने सुशील हसरत जी, या मैं, या कोई, मुझे अपने जी बच्चों को कौन से स्कूल में पढ़ाना है और कहाँ जी पढ़ाना जी है और उनका जी क्या है, ये एक बहुत अलग सवाल है। जी सवाल जी भाषा का है। जैसे मैं मान लीजिए एक ऐसी पृष्ठभूमि से आता हूँ जहाँ मेरी मातृभाषा उर्दू है। जी अभी बातचीत हुई थी कि भाई हमें वो, शायद वो हिंदी से भी प्रेम नहीं कर सकता जो अपनी मातृभाषा से प्रेम नहीं करता। भाषा जी बिल्कुल बिल्कुल जरूरी है उसको, वो बिल्कुल उसके साथ रहे। हरियाणवी को अगर वो हरियाणवी से प्रेम नहीं है तो वो हिंदी से भी प्रेम नहीं कर सकता। तो वो अपनी जगह बिल्कुल दुरुस्त है। तो मैं उस बैकग्राउंड से आता हूँ, लेकिन हिंदी ने मुझे आकर्षित किया। मैं बताऊं आपको, मैं विज्ञान का विद्यार्थी था और मैंने स्नातक तक विज्ञान पढ़ा, लेकिन मुझे हिंदी भाषा और साहित्य ने आकर्षित किया। मैं शुरू से ही कहानियां और कविताएं और इनकी तरफ आकृष्ट था। तो मैं तमाम लोगों का जैसे आश्चर्य से मुंह खुलता है, साइंस छोड़कर हिंदी पढ़ेंगे, उन जी सब को छोड़ते हुए मैंने हिंदी पढ़ी है। हिंदी को जिया है, हिंदी के साथ रहा है, हिंदी ही अब ओढ़ना बिछोना है। और जहां तक बात यह है कि अंग्रेजी स्कूल में पढ़ाते हैं या हमारे बच्चे उस तरह से जाते हैं, तो देखिए, हम सबका ये दायित्व है कि हम साथ में अपनी मातृभाषा और हिंदी, हिंदी इसलिए कह रहा हूं कि जब चूंकि हम ये सब मान चुके हैं कि ये हमारे संपर्क की भाषा है, और जब संपर्क की भाषा बनती है तो राष्ट्र की भाषा हो जाती है। अगर नहीं है तो बन जाएगी, हमें इसमें उम्मीद रखनी चाहिए। जी राजभाषा तो ये है ही। सही और जी जो मैंने बिल्कुल शुरू में कहा था कि अब जब हम किसी हिंदी भाषी प्रदेश में जाके हिंदी बोलते हैं तो लोग अब अजनबियत से नहीं देखते, टूटी फूटी हिंदी में जवाब देते हैं। मतलब मैं वही कह रहा था कि वो संपर्क भाषा बन रही है और उसकी स्वीकार्यता है। तो सवाल ये है कि हम हिंदी सीख, देखिए, फिर एक बात ये भी आई कि जब हम कहते हैं कि हमारा बच्चा मतलब हिंदी नहीं जानता, गर्व है, ये होता है, बिल्कुल सही बात है ये। जी जी अशोक वाजपेयी जी अपना एक घटना बता रहे थे एक बार इसी तरह किसी कार्यक्रम में, कि उनका पोता उनके साथ रहता है, जाहिर है कि उनके व्यक्तित्व का प्रभाव भी उन पर है। तो जब जी वो पार्क में घूमने जाते हैं तो लोगों से बातचीत होते हैं, तो वो कहते हैं वहां किसी साहब ने कहा कि अरे आपका पोता बहुत अच्छी हिंदी बोलता है। तो कहें कि मुझे इसमें बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये क्या बात हुई कि वो बहुत अच्छी हिंदी बोलता है, उसे बोलनी चाहिए। उसे ही नहीं, हमारे हर बच्चे को अच्छी हिंदी बोलनी चाहिए। जी जी यकीन तो जी ये बात बिल्कुल काबिले गौर है, इस पे हमें जी करना चाहिए। फिर दूसरी बात ये कि देखिए, अब फिर हम कहेंगे दूसरी भाषा नहीं, कभी कभी हम ना हमें जाना पड़ता है अपने को समझने के लिए। बंगाल में अंग्रेजी का बोलबाला है, जी जी लेकिन उनके, ठीक है, ज्ञान अर्जन की भाषा अंग्रेजी है, खूब है, और एक एक बड़ा मतलब समृद्ध संस्कृति और उनकी एक विरासत अपनी है, हम जी सब जानते हैं, चाहे साहित्यिक क्षेत्र में हो, किसी में भी हो, उस पर एक अलग चर्चा हो सकती है। मगर उनके घर में हर बच्चा बंगाली सीखेगा और बोलेगा, यानी उन्होंने अपनी उस सांस्कृतिक विरासत को बचा कर रखा है। बचा के रखा है ये भी हम सबका दायित्व है। अगर कम से कम हम हिंदी प्रदेश वाले लोग ही बिल्कुल हिंदी को ये मान लें कि ये हमारी सांस्कृतिक विरासत, सही या हमारी जो दूसरी बोली, मिसाल के तौर पर हरियाणा में हरियाणवी है, जी ठीक है, बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश में हमारी दूसरी भोजपुरी वगैरह, उसको भी हम संभालें जी और साथ में हिंदी को भी संभाल कर रखें, तो निश्चित रूप से हिंदी को कोई डिगाने वाला, हिंदी को वैसे भी अभी कोई डिगाने वाला नहीं है। बहुत बड़ा विस्तार मीडिया ने जी दिया है। मीडिया से तात्पर्य मेरा वो नहीं है जो खेल अब मीडिया पे हो रहा है जी पूरे समग्र रूप से। सोशल जी मीडिया भी उसमें है, सोशल मीडिया भी उसमें है, जी फिल्मों बिल्कुल ने बड़ा बिल्कुल योगदान दिया है। और ये अब एक ऐसी बाढ़ है, एक ऐसी सुनामी है हिंदी की, ये रुकने वाली नहीं है, आप चाहे कुछ भी करें। ये अलग बात है कि इसमें नए शब्द आएंगे और उन शब्दों को हमें स्वीकार करना है। करना है शब्दों को स्वीकार करके देखिए, अंग्रेजी, फिर वही बात है, अंग्रेजी की बात आ ही जाती है
हम इससे बच नहीं सकते। क्यों भाई, क्यों इतनी फल फूल रही है, क्यों पूरी दुनिया में एक जो कनेक्टिंग लैंग्वेज बन गई है? वजह यह है कि उसकी होती है। हमारे यहाँ तो कोई ऐसी एजेंसी उस तरह से पूरी तरह काम ही नहीं कर रही कि जो एक जी मानक शब्द कोश देती हो कि इस बार हमने इतने शब्द शामिल कर लिए। वहां हर साल एक अपडेट आता है कि इस बार हमने पजामा कर लिया शामिल हम्म, है, इस बार हमने ये कर लिया शामिल, आता है कि नहीं? तो वो जी इतनी बार अपने आप को दिखाती है और बढ़ती। तो हिंदी को कम से कम, चाहे देखिए अच्छी चीज कहीं से भी हो, हमें ले लेनी चाहिए और हम लेते ही हैं। जी तो हमें हिंदी को भी ये तो बात जरूर सीखनी चाहिए। तो हिंदी के जो भविष्य है और उसका जो जो आकार की आप बात कर रही थी, मेरे सभी विद्वान साथी भी इससे सहमत होंगे कि उसका आकार निरंतर बढ़ रहा है, स्वीकार्यता निरंतर बढ़ रही है, और एक बहुत संप्रेषणीय हिंदी जो है उस वो वजूद में आ रही है, वो उसके अस्तित्व में आ रही है। और हमें उससे घबराना नहीं चाहिए। और जहां तक दैनिक जीवन में उपयोग करने की बात है, मेरा बच्चा अंग्रेजी स्कूल में पढ़ता है, लेकिन जब मैं प्रिंसिपल को मेल लिखता हूँ तो हिंदी में लिखता हूँ। मैं अंग्रेजी में भी लिख सकता हूँ, मगर मैं जानबूझकर मुझे शिकायत करनी है, कोई क्वारी करनी है, ये एक बार तो प्रिंसिपल ने किसी को मिलाते हुए कहा कि ये है, और ये मेल भी हिंदी में लिखते हैं। मतलब उनको ये आश्चर्य हुआ कि भैया ये मेल हिंदी में क्यों लिखता है, लेकिन मैं हिंदी में ही लिखता हूँ। यानी अगर हम करें, यानी हम अपने से शुरुआत करेंगे, हम किसी को कह नहीं सकते कि आप ऐसा करिए, जी ये तो ऐसा तो जी होता रहा है। जी काश के हम बहुत सिद्धांतों में न जा करके, बहुत बड़ी बातों में न जा करके, हम जहां पर हैं वहीं पर शुरुआत करें, कोशिश करें, अपनी नई पीढ़ी को ये एहसास कराएं। आप अंग्रेजी सीखिए, फ्रेंच सीखिए, कुछ भी सीखिए, मगर अपने अंदर ये हीन भावना न आने दीजिए कि हम हिंदी वाले हैं। हिंदी भी उतने ही धमाके और पूरे साहस से बोलिए जैसे आप दूसरी भाषा बोलकर अपने अंदर सोचते हैं कि आत्मविश्वास आ गया अंग्रेजी बोलेंगे जी तो। हिंदी में भी वही आत्मविश्वास आता है। जी तो मैं तो यही समझता हूँ, मैं पूरी तरह आशावान हूँ कि हिंदी का विस्तार होगा, हो रहा है, और हिंदी अपने नए रूप में, वैश्विक रूप में जो है हमारे सामने आ रही है। मेरी तो शुभकामनाएं हैं, और मैं निरंतर उसके लिए प्रयत्नशील भी रहता हूं अपने स्तर पर, व्यक्तिगत स्तर पर। धन्यवाद धन्यवाद डॉक्टर रहमान मुसव्विर जी, बहुत ही सही बात कही आपने। अपनी भाषा जो मातृभाषा है उसे भी रखें और साथ साथ हिंदी का महत्व कम ना होने दें। एकदम सही। अब डॉक्टर विनोद कुमार जी, आपके विचार हिंदी के भविष्य पर। देखिए प्रशांत जी, यदि आप हैं, क्योंकि आपसे जो प्रश्न किया गया था ना, वो युवाओं से संबंधित किया गया था, और मैं हालांकि अभी भी युवा वर्ग का प्रतिनिधित्व करता हूं। सही है, लेकिन फिर भी अगली एक जनरेशन, अगली एक पीढ़ी है जिसका नेतृत्व आप कर रहे हो, और आप यदि संजीदा हो, आप यदि गंभीर हो, आपने जिस तरह से चिंता और चिंतन किया है हिंदी के बारे में, तो हमें चिंता करने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल, क्योंकि आगे आने वाली, जब वो हमारे हरियाणवी में, सुशील जी हरियाणवी की बात करी, तो मैं बेसिकली हरियाणा से हूँ जी, और 45 साल हरियाणा छोड़ने के बाद भी वो जो टच है ना, वो हरियाणवी जो है वो गया नहीं है और जाएगा नहीं, ये जरूरी है। और बात ये कि हम भी सर कर लेंगे सारे आसमां, हम भी सर कर लेंगे सारे आसमां, संग जब आपकी पंखों का हो। मगर मेरे पंख काफी नहीं है, बहुत अच्छे, आपके पंख भी साथ में होने चाहिए। जी, डूब जाना भी मुझे मंजूर है कातिल, गर महासागर आपकी आंखों का हो। तो समस्या ये है कि हमें समर्पित भी करना है, खुद को समर्पित भी करना है, और समर्पित होना भी है, और सामने वाले को ये एहसास दिला दें कि हम साथ में हैं, मैं आपके साथ हूं, आप मेरे साथ हो, तभी बात बनेगी। और ये
मैं आपको, क्योंकि ये पोएटिक आत्मा है, मैं 2-3 पंक्तियां जरूर कहूं। जी 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 ये जरूर जरूर। क्या सकारात्मकता होनी चाहिए। जब भी बात शुरू होती है हमेशा नकारात्मकता से होती है, क्योंकि चिन्ह दिखाई देते हैं नकारात्मकता के, लेकिन जब बात जी अंतिम में करी जाए तो वो पॉजिटिव होनी बहुत जरूरी है। मैंने कहीं पढ़ा था, तुम अंधेरों से डरे दिन और काले आएंगे, हाँ अगर लड़ते रहे निश्चित उजाले आएंगे, और मंजिलों पे आएगा तभी मजा तुम देखना, जबकि उनकी राह में पैरों में छाले आएंगे। हाँ और बहुत 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 सुंदर, अच्छे बहुत बहुत अच्छे सुंदर। देखिए, अब जो है अनेकता में एकता की बात करूं। जी प्यार का जी हमको हुनर आता है मेरे दोस्तों, प्यार का हमको हुनर आता है मेरे दोस्तों, रूठ कर जाओगे तुमको हम मना ले आएंगे, और तेरी श्रद्धा में अगरचे खोट ना होगा कोई, तेरी श्रद्धा में अगरचे खोट ना होगा कोई, खुद ही चलकर पास तेरे फिर शिवाले आएंगे। जी आपको जाने की जरूरत नहीं है, सफलता आपके कदम चूमेगी। बहुत इतना ही कहना है। सुशील जी ने बहुत अच्छे मेरी बहुत अच्छे, बहुत को बहुत मिलाया बहुत अच्छे। बोल करके। बहुत मुसव्वर अच्छे साहब, आपको सलाम है। और उर्दू जो है, मैं उतना ही प्रेमी हूँ उर्दू का, क्योंकि मैंने दीवाने गालिब बचपन में लगभग 17 साल की उम्र में पढ़ लिया था, और क्या बात फिराक गोरखपुरी मोमिन, मैंने कोई गजल का जो है उर्दू का छोड़ा नहीं था। और अभी उसी की वो सोहबत है कि मैं जो है हिंदी अच्छी बोल पा रहा हूँ। हाँ बिल्कुल हाँ जी बिल्कुल, ये बहुत जी अच्छा सही बिल्कुल। है। देखिए हम कोई यहीं भी से मैं जी जी हरियाणवी, ये और ये जो पूरा अपनी उर्दू का माहौल है, ये एक माला है हमारा। लेकिन वो संवाद, मगर बात बनेगी तो संवाद होगा, संवाद होगा, यदि विवाद है तो संवाद होना जरूरी है, और संवाद है तो फिर एक नए वाद का जन्म जो है होगा, और बढ़ती रहेंगी ये चीजें, कमी नहीं आएगी, जी मगर ये जी एकजुटता भी रहेगी, और हम जो है अलग अलग फूलों की वो खुशबू जो है वो भी लेते रहेंगे। बस इतना बिल्कुल ही काफी बिल्कुल है। बहुत बहुत धन्यवाद। ये पोएटिक आत्मा का ये जो कार्यक्रम है, ये सार्थकता इस दृष्टि से है कि सिर्फ व्याख्यान नहीं, जी 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 मगर जी आपकी आपकी आशंकाएं जिज्ञासाएं और हमारी आशंकाएं और जिज्ञासाएं आपके प्रति हैं। आप जो है उसको एक मेल करके हम जब बैठे हैं, और ये विचार का विनिमय का दौर जो है, विचार विनिमय जी होना बहुत जरूरी है। जी बहुत मगर जब एक बोलता जाए और सुनते जाएंगे तब बात बनेगी नहीं। वो अंग्रेजी में कह रहे हैं कि वन वे ट्रैफिक नहीं है, मगर जन संचार नहीं, संचार होना है, आदान प्रदान, विचार विनिमय होना है। बिल्कुल ये बिल्कुल बहुत ही अच्छा मुझे लगा कि आज का मंच जो है ये है, और आगे धन्यवाद। वो पूर्णता जो है आज शुरुआत है एक जी अगली धन्यवाद। जी बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। डॉक्टर रहमान मुस्तफी साहब, आप शुक्रिया। डॉक्टर विनोद कुमार जी, आप कुछ कह रहे थे जब वो अपनी बात रख रहे थे बीच में हाँ आपने, हाँ, वो हाँ बीच वो में जो बताइए उन्होंने प्लीज। जो बात की ना उर्दू हिंदी के हवाले से, जी तो वो बहुत जी प्यारी बात कही कि मतलब जी कोई उर्दू वाला तब तक जी बहुत अच्छा उर्दू वाला नहीं हो सकता अगर उसको हिंदी भाषा और साहित्य की धन्यवाद। बिल्कुल समझ, बिल्कुल, जी बहुत और सही, बहुत कोई जी सही। हिंदी वाला जी सही से हिंदी साहित्य को और भाषा को नहीं समझ सकता अगर वो उर्दू और उर्दू साहित्य को नहीं समझता। बहुत ये सुंदर। तो ये सही तो जी सही क्योंकि कहा दोनों सहोदरी सहोदरी हैं। जी तो ये बहुत प्यारी मुझे उनकी बात लगी, और ये भी बात यहाँ आनी चाहिए थी हिंदी के हवाले जी से, और वो जी आ गई बिल्कुल बात। आ गई और आ इसके सच्चाई। गई। साथ जी भाषाओं की बात भी है कि हम जितनी भी भाषाएं सीखते हैं उसके जी साथ हमारी अपनी भाषा समृद्ध होती जाती है, तो हम जी जब एक जी दूसरे से लेकर देकर आगे बढ़ते हैं, और हिंदी इसमें बड़ी उदार है, सबसे लेते हुए देते हुए चलती है, तो इसलिए भविष्य जो है वो बहुत उज्जवल और प्रकाशमान है, और उसकी खुशबू हमेशा ऐसी ही आती रहेगी। रहेगी जी। जी जी बिल्कुल। शुक्रिया शुक्रिया डॉक्टर रहमान मुस्तफी साहब। तो कड़ी को आगे बढ़ाते हुए, जैसे डॉक्टर विनोद कुमार साहब ने कहा, संचार और ज्ञान और आदान प्रदान बहुत अच्छा हो रहा है, बिकॉज इतने लिटरेट, इतने दिग्गज लोग आप लोग पैनल पर हैं, और जो हमारे श्रोता हैं, जो यंग लोग जुड़े हैं साथ में, थोड़ा बहुत कह सकती हूँ पूजा मेरे लिए भी कि इतनी समृद्ध नहीं है हमारी हिंदी, हाँ पर हम कोशिश कर रहे हैं कि उस तरीके से सीख सकें और समझ सकें। तो सुशील हसरत साहब, इसी पर आपके विचार में जानना चाहूंगी कि आपको क्या लगता है कि क्या संकुचित हो रही है, विस्तृत करती है, एंड डिजिटल दौर में इसका बेसिकली कितना कंट्रीब्यूशन कैसे देखते हैं आप? क्या युवा पीढ़ी इसको अपनाएगी? सिर्फ 3-4 सवाल एक ही साथ ये जानना चाहूंगी। आपके आपके जो भी सवाल हैं वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं जी कड़ी के तौर पर। एक जी बात मैं कहना चाहूँ, देखिए हम कहते हैं ज्यादातर
हमारी शिकायत रहती है कि अंग्रेजी की वजह से हिंदी नहीं बन पाई। तकरीबन सभी विद्वान जन इस बात से सहमत रहते हैं हमेशा, किसी भी मंच पे, किसी भी पटल पर, कि अंग्रेजी की वजह से हिंदी नहीं आगे बढ़ पाई है। लेकिन मैं ये मानता हूँ, आप देखिए कि वैश्विक स्तर पर हिंदी का परचम लहराने में अंग्रेजी का बहुत बड़ा हाथ जी। वो क्यों? क्योंकि जितने भी हमारे वैश्विक स्तर पर जितनी भी यूनिवर्सिटीज हैं, विश्वविद्यालय हैं, और वहां पर जो हिंदुस्तान से जो हमारे से पहले वाली पीढ़ी, उनसे पहले वाली पीढ़ी, उनसे पहले वाली पीढ़ी, या हमारी पीढ़ी या आने वाली पीढ़ी जाएंगी, वो किस माध्यम से वहां पर वार्तालाप करने के लिए गई थी, और उन्होंने बाद में हिंदी को स्थापित किया वहां पर। वो सबसे पहले अंग्रेजी के माध्यम से वहां पर पहुंची। मैं बड़े स्पष्ट शब्दों में, बहुत ही सरल भाषा में बात कर रहा हूँ, ताकि आम जन तक मेरा विचार पहुंचे। अगर उनको अंग्रेजी अच्छी नहीं आती होती तो वो उस स्तर पर जाकर हिंदी को वहां पर स्थापित नहीं कर पाते। जी। आपको किसी दूसरे मुल्क में जाना, उनसे बातचीत करने के लिए एक संपर्क की जरूरत पड़ेगी। वो संपर्क भाषा निसंदेह अंग्रेजी है। जी। आप उनसे वार्तालाप करेंगे, उनसे बातचीत करेंगे, उसके बाद ही तो अपनी बात रख पाएंगे ना। जी। अब इसका मैं एक छोटा सा उदाहरण ये भी देता हूं कि आप ये देखिए कि हमारे बिहार से जितने भाई आते हैं, दिल्ली, हरियाणा में, पंजाब में, चंडीगढ़ में, मैं देख रहा हूँ कितनी पीढ़ियां उनकी आ गई हैं। मतलब कम से कम 10-12 पीढ़ियां आ चुकी हैं हिंदुस्तान को आजाद होने के। ठीक है, वो एक पीढ़ी आई, दूसरी पीढ़ी को लाई, तीसरी पीढ़ी को लाई, चौथी पीढ़ी को लाई। अब मैं चंडीगढ़ में ये देख रहा हूं कि उनकी भाषा का वर्षव यहाँ पर है, उनके तीज त्योहार मनाए जा रहे हैं। एक छोटा सा उदाहरण दिया है मैंने। तो इसी तरह से जब हमारे हिंदुस्तान से दूसरे देशों में यहाँ से लोग गए हैं, उन्होंने हिंदी प्रसार किया है, तो हमें अंग्रेजी का धन्यवाद देना चाहिए, ना कि उसको हमें कहीं सूली पे टांगने की जरूरत है। जी। ये मतलब कहना है। और ये मैं इस संदर्भ में कह रहा हूं कि हिंदी को हिंदी के तौर पर न सिर्फ हिंदुस्तान में, भारतवर्ष में, बल्कि विदेशों में स्थापित करने में सबसे बड़ा योगदान अंग्रेजी का है। अंग्रेजी का है। यहाँ पर एक सवाल और पैदा होता है कि अंग्रेजी को हम दोष क्यों देते हैं। यह मेरा मानना गलत है कि हमें दोष नहीं देना चाहिए। चलिए, ये बात होगी। दूसरी बात, हम अंग्रेजी क्यों ना सीखें? बुराई क्या है? अगर हमारे बच्चे आने वाले समय में वैश्विक स्तर पर अपना कोई स्थान या मुकाम हासिल करना चाहते हैं, तो मैं तो कहता हूं कि अंग्रेजी नहीं, जर्मनी और जितनी भाषाएं वो सीख सकते हैं, उतनी भाषाएं उनको सीखनी चाहिए। आप चाइना में जाते हैं, आपको चाइनीज भी आती है, तो वह आपका एक बहुत बड़ा, मतलब वहां पर एक कह सकते हैं कि प्लस पॉइंट है कि आपको चाइनीज भी आती है। जर्मन में जाते हैं, जर्मनीज आती है, तो आप वहां से अच्छे से वार्तालाप कर सकते हैं, अपनी बात रख सकते हैं। आगे जो है आप अपने जो भी आप जिस भी कैरियर में गए हैं, आप तो बहुत अच्छे तरह से समझते हैं, युवा हैं। पूजा जी और ये जो प्रशांत जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अमान जी जुड़ी हुई हैं। अब सवाल जो था, मूल रूप से सवाल ये था, क्या डिजिटल वर्ल्ड के आने के बाद हिंदी का विकास हुआ, विस्तार हुआ है, संकुचित तो नहीं हुई है? हिंदी एक ऐसी भाषा है, वह कभी संकुचित हो ही नहीं सकती। उसके कुछ मुख्य कारण हैं। सबसे बड़ा कारण ये है कि आज के समय में हिंदुस्तान का नागरिक, आप विश्व के किसी भी देश में चले जाइए, वहां पर आपको मिलेगा जी। और एक अच्छी पोजीशन पर बैठा हुआ है। वो समय चला गया जब वो खाली मजदूरी के लिए जाता था। जी। आज हिंदुस्तान के युवा पीढ़ी के बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो बड़ी बड़ी कंपनीज में नेतृत्व कर रहे हैं, लीड कर रहे हैं कंपनीज को। और मैं तो जब से डिजिटल मीडिया आया है और डिजिटल वर्ल्ड आया है, इसका बहुत बड़ा योगदान है हिंदी को विस्तार देने में, हिंदी को आगे लेकर जाने में। आप ये देखिए कि सोशल मीडिया के माध्यम से हिंदुस्तान की, अगर आप आज के समय
कहीं से भी किसी भी स्तर पर गणना कर ले कि किस भाषा में सबसे ज्यादा सोशल मीडिया में कार्य हो रहा है, तो मैं ये मानता हूँ कि वो हिंदी में हो रहा होगा। जी। मेरा अपना निजी अनुभव कह रहा है। हम्म। तो आने वाला समय हमारे लिए सुखद है और हिंदी के विस्तार के लिए हमें बस अपने स्तर पर थोड़ा सा सहयोग करने की जरूरत है और हिंदी अपना दायरा अपने आप बनाती जा रही है। वह उस मुकाम पर पहुंच चुकी है कि उसने अपना स्थान हर जगह बना लिया है, चाहे वो डिजिटल मीडिया है, अखबार है, या अपना इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, या सरकारी कामकाज का दायरा है, या फिर आप विदेशों में कह लीजिए। हर जगह हिंदी स्थापित हो चुकी है और विकसित हो रही और जी। विस्तार पा रही। जी। तो हमारा हिंदी का भविष्य बहुत ही सुखद है, इसमें कोई शक व शुबा नहीं होना चाहिए। निसंदेह हिंदी निरंतर आने वाले समय में विकसित हो, क्योंकि इसमें सबसे बड़ी खासियत ये है कि सभी भाषाओं के शब्दों को अंगीकार कर लेती है, स्वीकार कर लेती है। और हम भारतीय, हम उस मकाम पर हैं इस समय कि हिंदुस्तान में, न सिर्फ हिंदुस्तान में बल्कि हिंदुस्तान से बाहर अपना परचम लहरा रहे हैं। और जहां तक बात उठी थी राजनीतिक इच्छा शक्ति की, तो मैं इस पटल के माध्यम से कहना चाह रहा हूं कि निसंदेह राजनीतिक इच्छा शक्ति इसके पीछे अपना कार्य कर रही है और बहुत जोर शोर से कर रही है, और न सिर्फ हिंदी भाषा के लिए, सभी भारतीय भाषाओं के लिए काम कर रही है अपने अपने। तो मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं इसी बात के साथ कि हिंदी विकसित हो रही है, विस्तार पा रही है और बहुत पर आने वाले समय में देखेंगे। हाँ, एक बात मैं कहना चाहूंगा जी। हम घर में 5 प्राणी हैं जी। मेरे बच्चे भी कॉन्वेंट है, लेकिन जितनी अच्छी हिंदी वो बोल रहे हैं उतनी अच्छी हिंदी मैं और मेरी वाइफ नहीं बोल पा रहे हैं। सही कहा। जितना वो काव्य रच रहे हैं, जितने अच्छे भाव वो दे रहे हैं, शायद हम नहीं दे पा रहे हैं। और चंडीगढ़ में जितने भी कॉन्वेंट स्कूल है, सब में हिंदी बहुत अच्छे से पढ़ाई जाती है, बहुत अच्छे से बोली जाती है। और जो हिंदी के टीचर होते हैं वो योग्य टीचर हैं, बहुत अच्छे टीचर हैं, और इतना प्यारा मतलब वो हिंदी उच्चारण बच्चे का करवा देते हैं कि हमें शर्म आती है उनके सामने हिंदी बोलते हैं। तो ऐसा नहीं है कि कॉन्वेंट स्कूल में सिर्फ अंग्रेजी बोली जा रही है या हिंदी को बढ़ावा नहीं दे रहे। वो समय बहुत पीछे छूट गया कि जब हिंदी बोलने पर जुर्माना लगाया जाता। जी जी। चाहे कोई अतिशयोक्ति में कुछ भी कह ले, लेकिन वो समय अब नहीं है कि आप हिंदी में आपका बच्चा बोल रहा है तो वो अपने आप को अपमानित महसूस कर रहा है। नहीं, वो नहीं बोल रहा है उतने ही अच्छे से वो हिंदी बोल रहा है, बल्कि हिंदी ज्यादा अच्छे से बोल पा रहा है। धन्यवाद। बहुत बहुत बढ़िया जी, बहुत 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 धन्यवाद सुशील जी। और बहुत खूबसूरत मोड पे आप ले आए हैं इस पूरे विषय को कि अंग्रेजी का धन्यवाद करते हुए हमें आगे बढ़ना चाहिए। बहुत ही खूबसूरत। थैंक यू, धन्यवाद धन्यवाद। अब इसी सवाल को आगे बढ़ाते हुए प्रशांत रमन जी आप पे आते हैं कि युवा पीढ़ी में हिंदी का भविष्य, हम वैसे तो जानते हैं जैसे सुशील जी ने बोला कि एक्चुअली हिंदी हमारी एप्स में भी है। आप सोशल मीडिया देखिए, हमारी एप्स भी हिंदी में अवेलेबल हैं, राइट? तो आप उस पीढ़ी से ज्यादा कनेक्टेड हैं, तो आप बताइए कि युवा पीढ़ी के संदर्भ में हिंदी का भविष्य। पहले तो मैं सुशील जी का बहुत ही धन्यवाद देना चाहूंगा। उन्होंने एक जो बात कही, प्यारी बात कही कि कभी कोई भाषा की विरोधी नहीं हो सकती है। लोग के विरोधी होते हैं, व्यक्ति का विरोधी हो सकता है, विचार के विरोधी हो सकते हैं, लेकिन भाषा कभी किसी का विरोध नहीं कर सकती है। और ये बात ठीक है कि अंग्रेजी और हिंदी में कोई लड़ाई जैसी बात नहीं है, कोई टकराहट जैसी बात नहीं है। और जो बात विनोद कुमार गुप्ता सर ने कही थी कि हम अपनी नकारात्मकता को भिन्न भिन्न माध्यमों से थोपने की कोशिश करते हैं, ये बात ठीक वैसे ही है कि कई बार हम ये जब तय करने लगते हैं कि प्रेम के लिए कोई एक खास उम्र होनी चाहिए, इस उम्र के लोग ही प्रेम कर सकते हैं, तो ये तो हम बहुत धड़ल्ले से कह देते हैं, लेकिन हम कभी ये नहीं सोचते कि क्या हमने नफरतों के लिए कोई उम्र सीमा तय की, क्या हमने ईर्ष्या और द्वेष के लिए कोई उम्र सीमा तय की क्या?
नहीं की ना, तो फिर प्रेम की सीमा हम क्यों तय करते हैं? सवाल अपने मिजाज का है, सवाल हमारी सोच का है, सवाल उस चीज को जनरेट करने का है जो हमारे भीतर होता है। दरअसल उसी को हम भाषा के माध्यम से अभिव्यक्त कर लेते हैं। तो ये बहुत ही सार्थक बात इस पूरी परिचर्चा में निकल के आई है कि भाषा कभी किसी और भाषा का विरोधी नहीं हो सकती है। और जहां तक हिंदी के भविष्य का सवाल है तो ये बहुत ही उज्जवल है। कबीर दास बार बार कहते हैं कि संस्कृत है कूप जल भाखा बहता नीर। भाखा को बहते हुए पानी का संकेत दिया है, बहते हुए पानी की तरह कहा है। क्यों कहा है? क्योंकि जब कोई भाषा प्रवाहमान रहती है, प्रवाहशील रहती है, तो वो जिंदा रहती है, उसमें लोच होती है, उसमें सहजता होती है, वह सबको आत्मसात कर लेती है। एक छोटा सा उदाहरण मैं देख के कहूं इस बात को, अगर जो भी श्रोता सुन पा रहे हैं उनको, अगर युवा वर्ग है उनको अगर समझाने की कोशिश करूं, तो एक छोटा सा उदाहरण मैं ऐसे दूंगा कि गंगा जो नदी है उसका उद्गम गंगोत्री से है। जाहिर सी बात है, जब गंगा गंगोत्री से निकलती है और तमाम तरह के मैदानी इलाकों से होते हुए जब वो सागर में मिलती है, तो इस दौरान जब वो मैदानी इलाकों से गुजर रही होती है, पहाड़ी इलाकों से गुजर रही होती है, तो उस गंगा का ठीक वही रूप नहीं होता जिस समय वह गंगोत्री से निकल रही होती है। वह जब मैदानी और पहाड़ी इलाकों से निकल रही होती है तो बहुत सारी चीजों को वो आत्मसात कर देती, अब अपने साथ मिला लेती है, जोड़ती है, जोड़ देती है। लेकिन जब वह सागर में मिलती है तो भी वह गंगा ही होती है, कोई और नाम उसका नहीं होता है, ही गंगा होती है। गंगोत्री से निकलने वाली जो गंगा है वह भी गंगा है, और तमाम तरह के इलाकों से सबको आत्मसात करते हुए सागर में जो मिलने वाली गंगा है वह भी गंगा ही है। हिंदी भाषा की पाचन शक्ति उसी गंगा की तरह है। और ये खूबसूरती है, हिंदी का सबसे बड़ा खूबसूरत पक्ष ये है कि जिस भाषा की पाचन शक्ति सबसे ज्यादा मजबूत होगी वो दीर्घकालीन होगी, वो लंबे समय तक जीवंत रहेगी। माफ कीजिएगा, एक बात मैं यहाँ कह रहा हूं कि संस्कृत को लेकर के जो थोड़ी बहुत कमी आई उसके प्रयोग में, या फिर वो बहुत अब आज के समय में बहुत ज्यादा प्रचलित नहीं है जनभाषा के रूप में, उसका कारण उसकी व्याकरणिक संरचना है। वह देव भाषा, महान भाषा है। इन सब के बावजूद भी उस भाषा में वो लोच नहीं है, वो कि वो अंग्रेजी के शब्द को भी अपने समाहित कर ले, लोच के साथ हम उसको बोल सकें। यही कारण है वह भाषा बहुत लंबे तक लोक प्रचलन में नहीं रही। लेकिन हिंदी की भी क्या है कि हम अंग्रेजी शब्दों को भी मिला के बोल लेंगे, फारसी, उर्दू, तमाम तरह के शब्दों को मिला करके हम बोल लेते हैं। लोच है। तो एक तो इसकी अपनी बावट बेहतरीन है और सहज और प्रवाहपूर्ण है कि इसका भविष्य वाले समय में निरंतर दीप्यमान। दूसरी बात मैं कहूंगा जिस बारे में नहीं हुई कि हिंदुस्तान जो है सबसे बड़े बाजार के रूप में उभर रहा है। जैसे ग्लोबलाइजेशन का दौर आ रहा है, पूरी दुनिया सिकुड़ रही है, तो दुनिया का सबसे बड़ा बाजार है हिंदुस्तान। और हिंदुस्तान के बाजार को समझने के लिए हिंदी गैर और की या कोई और दरवाजा नहीं है किसी के लिए भी। तो हिंदुस्तान में अगर आना है, हिंदुस्तान के बाजार में अगर अपनी जगह बनाए, रास्ता, वो खिड़की, वो दरवाजा हो आगे की तरफ बढ़ता है। तो इसलिए भी चूंकि वैश्वीकरण की बात की अभी सुशील जी ने, और हिंदुस्तानी जो दुनिया भर में रह रहे हैं, तो और सोशल मीडिया और ये जितने भी सारे प्लेटफॉर्म हैं, वर्चुअल वर्ल्ड हैं, इसके से हिंदी में विकास हुआ है, विस्तार हुआ है। आप देखें कि कोई एक ऐसा समय हुआ करता जब फेसबुक पर हम पोस्ट लिखने के लिए चाहे वो हिंदी में भी लिख रहे हो लेकिन अंग्रेजी में लिख रहे हैं, हम कीबोर्ड लिख पा रहे हैं जी। दूसरी बड़ी बात है, एक तीसरी बहुत महत्वपूर्ण बात मैं इस बारे में कहूंगा, वो है भारतीय और संगीत का। भारतीय और संगीत जो है पूरी दुनिया में बहुत रुचि लेकर देखे और सुने जाते हैं, भारतीय बहुत पसंद करते हैं। मुझे याद है कि 2014 की बात है, दिल्ली विश्वविद्यालय में जब मैं का स्टूडेंट हुआ करता था, तो श्रीलंका की एक छात्रा हुई थी और वो के उपन्यास और श्रीलंका के कोई उपन्यासकार हैं, उन दोनों का तुलनात्मक
रही थी। तो वो मेरे श्रद्धेय गुरुवर हैं प्रोफेसर अनिल राय जी, उनके पास पहुंची तो सर ने कहा कि इनकी आप लोग मदद हम सबसे कि आप लाइब्रेरी में जाके किताबें वगैरह मुहैया कराने में इनकी मदद करें। तो उस दौरान थोड़ी बहुत उनसे बातचीत हुई, तो उनके साथ एक छोटा तो वो हिंदी समझता नहीं था, लेकिन हम साथ से उसकी माँ ने ये कहा जी और उसकी माँ ने कहा कि बिना हिंदी गाने सुने हुए ये सोता नहीं है, और अब ये जिद करने लगा है कि मुझे थोड़ी थोड़ी हिंदी सिखाओ ताकि मैं हिंदी फिल्में देख सकूं। तो फिल्म संगीत का जो जरिया है, बॉलीवुड के जो अभिनेता हैं या किशोर कुमार के गीत है ना, उसने एक गीत जो वो गाया था कि मेरा जूता है जापानी, ये पतलून इंग्लिश रूसी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, वो बच्चा गा रहा था जी। तो फिल्म संगीत के योगदान को हम नहीं भुला सकते। तीसरा जो है, अब जो चूंकि अनुवाद आज के दौर में एक बड़े व्यापक फोरम के रूप में उभर करके आया है और साहित्य का लगातार एक से दूसरी भाषाओं में अनुवाद हो रहा है, तो अनुवाद की दुनिया ने भी कहीं ना कहीं हिंदी को दूसरे स्तरों पे और एक ऊंचे मुकाम पे ले जाने में बड़ी मदद की है। प्रवासी साहित्य का जिक्र करना इस बारे में बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि हमारे जितने भी प्रवासी साहित्यकार हैं, चाहे वो लंदन में, अमेरिका में, जहां कहीं भी बैठे हैं, और जिस तरह से वहां रहकर वो प्रवासी साहित्य लिख रहे हैं और एक गूगल के माध्यम से या विभिन्न प्रकार के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से वो लिटरेचर हम सब तक पहुंच रहा है, तो इन तमाम मुद्दों को अगर हम एक साथ जोड़ करके देखें तो ये एक सुखद आश्चर्य का विषय है कि आने वाला समय और बेहतर होगा हिंदी के लिए। इसमें एक दो चीजें और हमें जोड़ लेनी होगी जिसपे सुशील जी ने भी ध्यान दिलाया और सभी पैनलिस्ट ने ध्यान दिलाया कि इस अपनी भाषा को लेकर हम बाकी सभी भाषाएं सीखें, फ्रेंच सीखें, जापानीज सीखें, जर्मन सीखें, लेकिन हिंदी को लेकर के जो सम्मान, प्यार और जो जज्बात है, उस जज्बात के प्रति हम बहुत होशपूर्ण रहें, सतर्क रहें, और ये शुरुआत हम स्वयं से करें। तो जितने भी मेरे कॉलेज के युवा विद्यार्थी हैं, उनके साथ जब कभी भी मैं होता हूं तो बहुत मुश्किल से कभी मुझे लगता है कि मैं अंग्रेजी में, कभी मुझे जब तक बहुत जरूरत नहीं पड़ती है। एक बार मैं ट्रेन में यात्रा कर रहा था, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का जब विद्यार्थी टीटी महोदय ने मुझे पकड़ लिया क्योंकि मैं नॉर्मल टिकट लेकर स्लीपर क्लास में बैठ गया था भूलवश, जल्दी के चक्कर में, और वो मुझसे बात कर रहे थे, मैं उनको जवाब दे रहा था और वो लगातार अंग्रेजी में बोले जा रहे थे, मैं हिंदी में उनके प्रश्नों का जवाब दे रहा था। उन्होंने मतलब वो अब ऐसा समझने लगे थे मुझे कि मुझे बिल्कुल भी अंग्रेजी नहीं आती है, तो उन्होंने मुझे बाध्य कर दिया कि मैं बोलूं थोड़ी सी अंग्रेजी। तो मैंने कहा कि आप अगर ये चाहते हैं कि आप ये जानना चाहते हैं कि मुझे अंग्रेजी आती है कि नहीं आती है, तो मुझे इतनी भर अंग्रेजी जरूर आती है कि मैं आपसे बात कर सकूं, लेकिन आप ये बताएं कि जब मैं आपसे हिंदी में इतने प्यार और तहजीब से बात कर रहा हूं, तो आप क्यों आरोपित कर रहे हैं कि मैं भी अंग्रेजी बोलूं, है ना। तो इस तरह के कई सारे लोग मिल जाते हैं, कई सारे प्राणी हैं हमारे आसपास के जीवन में जो भाषा के आधार पर आपको जज करने लगते हैं, आपको तय करने लगते हैं। तो मुझे लगता है कि जब ऐसे लोग मिले तो उनके साथ और ज्यादा तहजीब और प्यार के साथ हमें अपनी भाषा में बात करने की जरूरत है। उनके करने लगे तो फिर हम वो नहीं रहे जो हम होना चाहते हैं, हमें मेरे ख्याल से। बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। थैंक यू प्रशांत नॉर्मन जी। थोड़ा सा आई थिंक वो नेटवर्क का है, तो आवाज आपकी जा रही थी और रही थी, बट काफी हद तक सब कुछ बहुत सरल तरीके से आपने समझाया, और इसी को आगे लेकर जा रही हूँ। पूजा ने शुरू किया था कि राज दिल के खोल रही हूँ, डॉक्टर रहमान मुसव्विर साहब ने एकदम से पकड़ा, अमीर खुसरो साहब जी की बात हुई, दीवाने गालिब की बात हुई, डॉक्टर विनोद कुमार साहब, सुशील हसरत साहब ने ना थॉट दिया पूरा। प्रशांत, आपने अगर व्यक्तिगत तौर पे ये बात की कि मैं इतने तहजीब से और प्यार से आपसे हिंदी में बात कर रहा हूँ, तो आप क्यों नहीं अपना पा रहे हैं, राइट? आप क्यों उसको अपनी जीवन शैली में उतार पा रहे हैं? ये क्या एक्चुअली में दरअसल मैं सर एक मिनट, मेरा सवाल है, मेरा सवाल है। जी 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 मैं कि अगर मैं इस बात से तसल्ली पा लेता कि उन्हें हिंदी नहीं आती है तो मैं अंग्रेजी में बात करता। ठीक पहले मेरे आसपास के पैसेंजर से हिंदी बात कर रहा
जी मैं समझ सकता हूँ कि आप क्या पूछना चाह रही थी, और मैंने सुना उनको हिंदी में बात करते हुए, मैं सहज था। लेकिन जब वो मेरे पास आए और उन्होंने ये सुना कि मैं स्टूडेंट हूँ, ग्रेजुएशन फाइनल ईयर में हूँ, तो वो अंग्रेजी लगे, यानी कि उनके में कहीं एक सिकता तो थी कि ग्रेजुएशन फाइनल ईयर बीएचयू का स्टूडेंट है तो इसको अंग्रेजी आनी ही चाहिए, या अंग्रेजी में बोल क्यों नहीं रहा है। मेरा इशारा इस तरफ था, बस इतनी सी बात। नहीं प्रशांत जी, अव्वल तो मेरा इशारा बिल्कुल उस तरफ नहीं था। मेरा सवाल थोड़ा आगे जाने वाला था, बट आपने बिल्कुल ठीक कहा। ये एक आई थिंक बहुत ही स्टैंडर्ड, जिसको हम कहते हैं ना कि है अभिव्यक्ति। लोगों को लगता है कि पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, यंग हैं, आज के दौर के हैं, तो जाहिर सी बात है इंग्लिश में तो बहुत कंफर्टेबल होंगे, बहुत ही इजी होंगे, आता होगा हिंदी को लेकर एक ऐसा एक जजमेंट है। एक हम जैसे अब देखिए, मैं हिंदी और इंग्लिश में बात कर रही हूँ, तो आई एम श्योर बाहर ये डेफिनेटली एक बात होगी कि हिंदी दिवस पे बात हो रही है। कुछ हैं ऑब्वियसली लोग जो बात करते हैं, तो उनको लगेगा कि क्यों हिंदी के सही उसको लेकर हम क्यों इस चर्चा को और सार्थक क्यों नहीं बना रहे हैं। बट मेरा एक्चुअली में सवाल वो नहीं था। मेरा सवाल ये था, जो मैं कंप्लीट करना चाह रही थी, वो ये था कि ये जो कुछ भी हमने इनफैक्ट शुरू किया, फ्रॉम राज दिल के खोल रही हूँ, फ्रॉम आपका व्यक्तिगत एक्सपीरियंस कि आप हिंदी में कंफर्टेबल हैं, आपको अच्छा लगता है हिंदी में बातचीत करना। मेरा व्यक्तिगत एक्सपीरियंस है, जैसे डॉक्टर सुशील हसन साहब जी ने कहा कि उनके बच्चे बहुत अच्छी हिंदी बोलते हैं। आज के टाइम में कॉन्वेंट में पढ़ते हैं, इनसे शायद बेहतर बोलते हैं। मेरे घर पर मेरे बच्चे मुझसे बेहतर हिंदी बोलते हैं। मेरी डॉटर है 9 साल की, और वो बताती है मुझे कि मम्मा ये ऐसे नहीं है, ये ऐसे बोलना है। कि वो जो बिंदी का भी डिफरेंस है, बच्चों को ये मालूम है। तो एक व्यक्तिगत रिस्पॉन्सिबिलिटी आई थिंक हम सबकी है, हमारे अपने एंड पर है कि हम कितना कर सकते हैं। सो चिंता तो नहीं है, चिंतन का विषय जरूर है कि क्या एक्चुअली में ये जो कोशिश है ये सार्थक होगी, और उसके लिए क्या किया जा सकता है। डॉक्टर रहमान मुसव्विर साहब, मैं जानना चाहूंगी और क्या प्रयत्न किए जा सकते हैं जिससे ये और बढ़े, और आई थिंक इसकी एक्सेप्टेंस हो, लोग इसको और अपनाएं, अपनी जीवन शैली में इसको अपनाएं और उतारें, सच में उतारें, और स्टेटस सिंबल ना रहे ये। डॉक्टर रहमान मुसव्विर साहब, आपका माइक्रोफोन ऑफ है सर। देखिए, इसके लिए कोई फॉर्मूला नहीं बनाया जा सकता है कि एक सूत्र हम बना दें, है उसके लिए कोई कानून नहीं बनाए जा सकते हैं जिस स्तर पर आप बात कर रही हैं। बस हमें चाहिए इच्छा शक्ति, इच्छा शक्ति, और उस भाषा के से प्रेम, उससे मोहब्बत, और ये विश्वास कि हमारी ये अपनी भाषा है, हमारी अपनी अस्मिता की पहचान है। हम जो कुछ कहना चाहेंगे इसी भाषा में अच्छे से कह पाएंगे। उधार के लिए हुए हथियारों से जंग नहीं लड़ी जाती है। उधार की भाषा से हम जो है वो अपने भीतर के जो विचार हैं, जो भाव हैं, उन्हें किसी दूसरी भाषा में शायद उतने कहना चाहिए पूरे वेग के साथ नहीं हम कह सकते। इसलिए बस जरूरत है कि हम अपने आप में पहले विश्वास पैदा करें अपनी भाषा को। और हाँ, ये भी बहुत जरूरी है, देखिए भाषा को सीखना भी जरूरी है। हम इसको ले लेते हैं कि अच्छा ये हिंदी है तो ये हमें आती है। अब इतना भी आसान नहीं है। अगर हम उसकी बात करें कि आती है हमारी मात्राएं, हमारा उच्चारण, ये, और पब्लिक स्कूलों में बहुत अच्छे टीचर भी, सुशील हसरत जी ने कहा कि वहाँ बहुत अच्छे टीचर हैं, लेकिन इसी के साथ ये भी है कि कितने खराब टीचर भी हैं कि जो खुद भी, जिनकी हिंदी अच्छी नहीं है। हमें इस तरफ भी ध्यान देना है ना। हम अगर अभिभावक हैं तो जो स्कूल से बच्चे हिंदी पढ़कर आ रहे हैं उस पर ध्यान रखें, इसी पे खुश ना हो जाएं कि वो बहुत अच्छी हिंदी जानता है। तो हमारा भी सबका योगदान उसमें जरूरी है। और हम लगातार हम सब लोग सोशल मीडिया पर तो अब खुलकर हिंदी में आ गए हैं। अब रोमन में, जब हम शुरू में फेसबुक पर आए थे, प्रशांत जी ने कहा कि भाई हम लोग रोमन में किया करते थे, मुश्किल होती थी। आज हम बाकायदा देवनागरी में हिंदी में लिखते हैं, और वो ज्यादा लोगों तक पहुंचती है। तब इतना लोग लाइक जो अब करते हैं, क्योंकि वो पहुंच रही है बात। रोमन में लिखी हुई हिंदी को काफी देर समझने में लगती है कि ये क्या लिखा जा रहा है, मतलब ये इसका मतलब क्या है, क्योंकि कभी कभी तो वो बहुत खराब शब्द भी बन जाता है अगर उसको वैसे ही पढ़ लें तो। ये तो भी इसलिए
जी, तो इसलिए कोई ऐसा नहीं है कि कोई रोड मैप बनाया जाएगा। आप देखिए ये सर रहमान सर, प्लीज आपने मुझे एक बात कि एक बार रोमन में मैंने कला लिखी ALA और हाँ उसको जंगाला पढ़ा था। एक बार काला पढ़ के उसको बिल्कुल, वो काला ही पढ़ेंगे। तो ये मामला है कि भाई उस तरह से हम लोग सब अपने अंदर ये विश्वास पैदा कर लें और एक दूसरे को उकसाएं भी, एक दूसरे का उत्साह भी बढ़ाएं हिंदी बोलने के लिए, हिंदी का माहौल पैदा करने के लिए। जी जिस तरह से दूसरी फिर वही बात है कि दूसरी भाषाओं से हमें कोई बैड नहीं है, पर अपनी जी हिंदी को विस्तार देने के लिए, उसे बचाने के लिए हर संभव हम उसकी वर्तनी पर भी ध्यान दें, क्योंकि धीरे धीरे बिगड़ती है और फिर वो बिगड़ी हुई शक्ल में ही रहती है, फिर जीवन भर ठीक नहीं होती है। सही कहा। उच्चारण का भी यही मामला है कि उच्चारण भी हमारे शुरू में खराब हो गए तो फिर आप जिंदगी भर खींचते रहिए, वो प्रोफेसर भी हो जाएं, जी उच्चारण वही खराब रहेगा उनका। जी जी तो सही कहा। यही है कि बस मन अगर हमारा तैयार है कि हमें हिंदी अपनानी है, हिंदी के लिए काम करना है, तो सब कुछ हो जाएगा। जी जी शुक्रिया डॉक्टर रहमान मुसव्विर साहब, शुक्रिया। अपने अंतिम पड़ाव तक हम पहुंच चुके हैं, समय ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है, पर हमारे जो दर्शक जुड़े हुए हैं उनके लिए मैं चाहती हूँ कि एक एक संदेश आप सबकी ओर से जो वो याद रख सके हिंदी दिवस के उपलक्ष्य पे। हम शुरू करेंगे डॉक्टर विनोद कुमार साहब से। बस यही संदेश है जी कि हम खुद भी अपनाएं और दिल से अपनाएं और दूसरों को भी प्रेरित करेंगे। मगर 14 सितंबर को ही हिंदी दिवस का आयोजन करते हैं और राष्ट्रभाषा का उसी शाम को हम सारे विसर्जन कर देते हैं। विनोद है उषा ऐसी तो निशा बताओ क्या होगी, प्यारी हिंदी की दशा और दिशा बताओ क्या होगी, ये प्रश्न है। फिर लेकिन करना क्या है, संदेश क्या है, ये हिंदी होने का आज अभी से मिलकर फर्ज निभाएं हम, हिंदी होने का आज अभी से मिलकर फर्ज निभाएं हम, राग विराग और सुख दुख में हिंदी को अपनाएं हम, हिंदी को अपनाएं हम। बस यही संदेश है जी। बहुत धन्यवाद। सुशील जी, डॉक्टर सुशील जी। जी, मैं अपनी युवा पीढ़ी को एक ही बात कहना चाहूंगा कि मुझे पता है कि वो मन से हिंदी का सम्मान करते हैं, लेकिन कमी कहाँ है। मेरा आग्रह है कि जो हमारी युवा पीढ़ी है वह सप्ताह में कम से कम एक बार, एक दिन किसी एक पुस्तक के 1 या 2 पृष्ठ जरूर पढ़ें। मेरा ये आग्रह है युवा पीढ़ी से कि अगर वो पढ़ेंगे तो थोड़ा बहुत सीखेंगे और आगे भी बढ़ेंगे, हिंदी को भी आगे बढ़ाएंगे। धन्यवाद। शुक्रिया डॉक्टर सुशील जी। श्रोताओं, दर्शकों, याद रखना हर रोज एक पृष्ठ जरूर पढ़ें। हर अब रोज हम नहीं, सप्ताह में से एक ही बार, चलिए सप्ताह में एक बार, बट अगर पॉसिबल हो तो रोज पढ़ें। अगर उससे हमारी हिंदी अच्छी होती है तो क्यों ना करें। धन्यवाद सुशील जी। डॉक्टर रहमान मुसव्विर साहब, आपका संदेश। जी मैं तो सुशील हसरत साहब की बात को ही बढ़ाऊंगा आगे और उन्हीं के स्वर में स्वर मिला रहा हूँ कि पढ़ना बहुत जरूरी है। पढ़ने से हमारे जाहिर है कि जो जो सोचने समझने की शक्ति है उसका तो विकास होता ही है, हमारी भाषा समृद्ध होती है, हमारे नए शब्द मिलते हैं। तो हम रोज एक पृष्ठ पढ़ें, वो तो बहुत जरूरी है ही। हिंदी के साथ साथ हम अपनी अपनी भाषाओं को भी समझें, उनको भी बचा कर रखें। अपने शेर के साथ आखिरी बात करूंगा कि हिंदी महक रही है लोबान जैसी मेरी, हिंदी महक रही है लोबान जैसी मेरी, लहजे को मैंने अपने उर्दू किया हुआ है। बहुत खूब। आयोजन के लिए इतने अच्छे विचार सभी पैनलिस्ट का भी बहुत धन्यवाद। शुक्रिया डॉक्टर रहमान मुसव्विर साहब। अब आते हैं प्रशांत रमन रवि जी से पूछने कि उनका संदेश हमारे दर्शकों के लिए।
मैं सुशील जी, विनोद सर और रहमान जी की बात को आगे बढ़ाऊंगा। मेरी भी यही गुजारिश है कि कुछ लिखकर सो, कुछ पढ़कर सो। रोज कुछ न कुछ हिंदी पढ़ें और इसको अपने जीवन से, अपने स्वाभिमान से पहले इसकी शुरुआत हम खुद करें, हम सब जोड़ें, हम स्वयं इसको अपने व्यवहार में लाएं। मैं तो बैंकों में जब जाता हूं तो परेशानी खड़ी हो जाती है बैंक मैनेजरों के लिए, क्योंकि अंग्रेजी में भी जो कॉलम होते हैं उसको मैं हिंदी में भर देता हूं। सही कहा, तो सही कहा। उन्होंने कहा, एक बार मुझसे पूछा कि आप ऐसा क्यों करते हैं, तो मैंने कहा कि मुझे अच्छा लगता है कि मैं ऐसा करता हूं। तो कहने का मतलब है कि शुरुआत पहले खुद से करनी होगी। और दूसरी बात ये कहूं कि आने वाले समय में, जिस तरह से सुशील जी ने कहा कि जिस तरह की राजनीतिक इच्छा शक्ति दिखाई दे रही है या देगी, अगर हिंदी को हम रोजगार के मुतल्लिक, रोजगार से बहुत ज्यादा गहराई से जोड़ सकें और युवाओं में एक आकर्षण पैदा कर सकें, तो एक बड़ा काम होगा। और अंत में भगवती चरण वर्मा की चंद लाइनों के को ही समर्पित कि कुछ सुन लें, कुछ अपनी कह लें, जीवन सरिता की लहर को बनती यहाँ प्रिय, संयोग क्षणिक फिर क्या जाने, हम कहाँ और तुम कहाँ प्रिय, पल साथ बहलें, कुछ सुन लें, कुछ अपनी कह लें। कि इस नियति की लीला में हम हिंदी में कुछ कह लें, कुछ सुन लें और जज्बात से मिलजुल कर रहें और इस संदेश को फैलाएं। तो प्रणाम सभी पैनलिस्ट को, और अभिषेक भैया रूप से मैं यहाँ से धन्यवाद ज्ञापित करूंगा अगर उन तक मेरी आवाज यहाँ रहमान मुसव्विर सर, पूजा मैडम जी उपस्थित हैं, यहाँ सामने नहीं है लेकिन उपस्थित हमेशा रहते हैं। जी वो ये जो कार्यक्रम को सूत्र रूप में दिया है, दिल में रहने वाले हैं। बिल्कुल बिल्कुल, मैं पिछले 2-3 साल से उनसे जुड़ा हुआ हूँ और वो दिल में जबरदस्ती घर बना लेते हैं, ऐसे लोग हैं। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। और ये जो आज का कार्यक्रम है, इसकी जो सफलता है आज के कार्यक्रम की, वो उसका बहुत बड़ा भाग जो है उनके ऊपर टिका हुआ था। और जिस ढंग से आमना जी और पूजा जी, आपने जिस ढंग से इस कार्यक्रम को निभाया है, संचालित करना, प्रयोजित करना, ये कुशलता जो है आपके अंदर है। और माहौल के मुताबिक आपने उसको चरम स्थिति तक पहुंचा करके लेके गए। मुझे लग रहा था कि एक बार बात करने के बाद खत्म हो जाएगी बात, लेकिन उसको जिस रूप में आपने ढाला है, प्रश्नावली और फिर जिज्ञासाएं पैदा की हैं, ये जो है जिज्ञासाएं बनी रहेंगी। और आप यदि इसी ढंग से संचालित करते रहे तो हमें कोई आशंका और कोई निराशा नहीं है। वो उम्मीद जो है, वो दीप जो है जलता ही रहेगा। और बहुत बढ़िया, आपका बहुत बहुत स्वागत आपका भी है, अभिनंदन आपका भी है कि आप इस ढंग से जो है इसको प्रायोजित कर रहे हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत शुक्रिया। और पूजा जी और आमना जी को इस बात आई कि 2 घंटा ये सत्र चला और कहीं भी एक पल के लिए भी नहीं लगा कि हम कहीं से कोई बोरियत, संगोष्ठियों में चलने वाले जीतोड़ कुर्सी भाषण होता है, वो जरा सा भी निरस्ता कहीं भी छू न सकी। पूरा सरस और आनंद की बरसात होती रही। तो इस धन्यवाद धन्यवाद सुशील जी, धन्यवाद रहमान जी। तो एक तो जी जी श्रोताओं का भी धन्यवाद। और मैं कहना चाहूंगा कि बहुत ही सुंदर संचालन रहा है और कार्यक्रम की सफलता का श्रेय आप दोनों को भी जाता है। तो आप भी धन्यवाद के हकदार हैं। आपको भी बहुत 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 धन्यवाद। अभिषेक जी सूत्रधार का कार्य कर रहे हैं कहीं ना कहीं, उनको भी बहुत बिल्कुल सभी जनों को धन्यवाद और नमस्कार जी। तो जैसे हमारे श्रोता सुन रहे हैं, जो लोग जुड़े हुए हैं, और आई एम श्योर जो भी हमारी चर्चा रही काफी सार्थक रही। और जिस तरह से जैसे सही कहा आपने कि चिंता से चिंतन पर मंथन किया हमने, और कंक्लूजन यही निकलता है कि हमारी शान हिंदी, अभिमान हिंदी, बस उसको अपनाना है, उसको उतारना है जीवन शैली में। और व्यक्तिगत तौर पे वो कोशिश करनी है कि वो जैसे कहते हैं, अंग्रेजी में कहते हैं कि लीड बाय एग्जाम्पल, वो शुरू करना है। तो
बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर रहमान मुसव्विर साहब, डॉक्टर विनोद कुमार जी, सुशील हसरत जी, प्रशांत रमन जी, पूजा धैया रंकर जी, जो पोएटिक आत्मा की फैमिली की स्ट्रॉन्ग सदस्य हैं, अभी जुड़ी हैं। मैं भी अभी जुड़ी हूँ। अभिषेक जी और जितने भी उनके मेंटोर्स, फाउंडर्स साथ में जुड़े, उनका बहुत बहुत शुक्रिया कि उन्होंने इतना अच्छा आयोजन किया और ये ख्याल रखा कि हिंदी दिवस पर अच्छी चर्चा होनी चाहिए। सिर्फ किताबी तरीके से उसको नहीं प्रोजेक्ट करना है, बट जो श्रोताओं को, जो यंगस्टर्स को, जो हमारी युवा है, बिकॉज आगे आने वाली जनरेशन वही है, तो वो किस तरीके से उसको लेकर जाती है, क्योंकि हिंदी तो सबको लेकर चलती है, तो किस तरह से वो लेकर चलती है, वो उस पर काफी अच्छी चर्चा रही। शुक्रिया बहुत बहुत जुड़ने के लिए, एंड मिलते हैं फिर। आभार, शुक्रिया, नमन नमन, नमस्कार। हाथ जोड़कर नमन आप सबको, जी धन्यवाद। बहुत बहुत नमस्कार। बढ़िया, बहुत बहुत अच्छा। शुक्रिया।